स्पेशल आइटम नंबर तिरक्के दिखाई दी थी। फिल्म में सलमान की आवाज़ का इस्तेमाल सिर्फ प्रोमो के लिए किया गया था। इस फिल्म को रिलीज से पहले ही फिल्म का सीक्वल बनाने का प्लान हो चुका था। परेश रावल के मुताबिक इस बार वो खुद का फिल्म निर्माण किए थे। फिल्म के सितारे परेश रावल, अक्षय कुमार एक बार फिर रूप पहले पर्दे पर नजर आ रहे हैं। इस फिल्म की केमिस्ट्री हमेशा से पर्दे पर पसंद की जा रही है। सितारे कहते हैं ओ माय गॉड में भी परेश और अक्षय दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहे थे। अंक ज्योतिष के अनुसार परेश का मूल्यांकन 3 है और अक्षय का 9 मूल्यांक है। इन दोनों मूल्यांक वाले के बीच अच्छी दोस्ती होती है। यही वजह है दोनों ने मिलकर साझेदारी में फिल्म बनाने का फैसला किया। इन दोनों स्टार्स का भयांक 5 है, जो इस वर्ष के हिसाब से इनके लिए लकी था। ओ माय गॉड का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन संतोषजनक रहा था। ओ माय गॉड यानी OMG 2012 की भारतीय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। एक गुजराती मंच नाटक कांजी विरुद्ध कांजी पर आधारित है। इसकी कहानी एक ऑस्ट्रेलियाई फिल्म द मैन हू शूड गॉड यानी वो व्यक्ति जिसने भगवान पर मुकदमा किया है के समान है। यह उमेश शुक्ला द्वारा निर्देशित है। फिल्म में निर्णायक भूमिका में मिथुन चक्रवर्ती के साथ साथ मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार और परेश रावल भी हैं। 20 करोड़ के बजट पर इसे बनाया गया है। 28 सितंबर 2012 को रिलीज होने के बाद फिल्म को आलोचकों से काफ़ी प्रशंसा मिली और इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म घोषित किया गया था। तेलुगु में बने फिल्म के रीमेक में मुख्य भूमिका में गोपाल गोपाल, बैक्सेंट और पवन कल्याण आदि हैं। यह मूवी 20 करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इसकी कुल कमाई 105 करोड़ हुई थी। कहानी कांजी लालाजी मेहता यानी परेश रावल एक मध्यम वर्ग के दुकानदार हैं जो नई मूर्तियों को पुरानी मूर्ति कहकर ऊंचे दामों में बेचते हैं। वह भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं और अपने बेटे द्वारा दही हांडी के समय उस वक्त कार्यक्रम को रुकवा देते हैं, जिस कारण सिद्धेश्वर महाराज उसे श्राप दे देते हैं। उस दिन भूकंप में केवल उसी के दुकान को नुकसान होता है। अगले दिन वह अपने दुकान के नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कार्यालय जाता है, जहां उसे पता चलता है कि प्राकृतिक आपदा यानी एक्ट ऑफ गॉड नामक नियम के अनुसार उसे कोई भी नुकसान की भरपाई कंपनी नहीं करेगी। इस कारण कांजी लाल कंपनी पर प्रकरण यानी केस दर्ज करने के लिए हनीफ कुरैशी यानी ओमपुरी के पास जाता है। वह उसे बताता है कि कंपनी के खिलाफ पहले से ही कई लोगों ने प्रकरण दर्ज कर रखे हैं, लेकिन किसी को भी न्याय नहीं मिला। इसके बाद कांजी कंपनी के साथ साथ सिद्धेश्वर महाराज यानी गोविंदा नंदोऊ, गोपी मैया और लीलाधर स्वामी यानी मिथुन चक्रवर्ती आदि पर भी प्रकरण के नाम दर्ज कराता है। यह प्रकरण न्यायालय में जाता है और दूसरे पक्ष का वकील यानी महेश मांजरेकर इस प्रकरण को बंद करने के लिए कहता है। यह भी कहता है बीमा कंपनी ने साफ साफ पहले ही नियम में लिखा है कि किसी भी प्रकृति आपदा यानी एक्ट ऑफ गॉड में हुए किसी भी नुकसान की भरपाई कंपनी नहीं करेगी। इसके बाद कांजी स्वयं ही अपना पक्ष रखता है और अपनी बात कहता है। इसके बाद अदालत उस प्रकरण को ले लेती है और उसके बाद यह प्रकरण शुरू होता है। इसके बाद कांजी पर हमला भी होता है और कृष्ण वसुदेव यादव यानी अक्षय कुमार उसे बचा लेते हैं। इसके बाद कांजी की पत्नी और बच्चे के घर में रहते समय हमला होता है। जब कांजी अपने घर आता है तो वह उसे भी दूसरी जगह जाने के लिए कहते हैं, लेकिन कांजी वही रहता है और उसके बाद उसके घर कृष्ण वसुदेव यादव आते हैं। वह कांजी के घर को बैंक के द्वारा खरीद लेते हैं और कांजी को भी उस घर में रहने के लिए सहमति दे देते हैं। इस प्रकरण पर समाचार आदि में बहस होती रहती है और कांजी व कृष्ण तब टीवी देखते रहते हैं, तो कृष्ण उसे सार्वजनिक रूप से अपने विचार लोगों को बताने के लिए कहते हैं। इसके बाद 100 से अधिक लोग साथ में प्रकरण दर्ज करने आ जाते हैं। जिस दिन लोगों को बीमा कंपनी ने इस प्रकरण का धोखा दिया था, लेकिन कांजी के पास कोई सबूत नहीं था कि यह एक्ट ऑफ गॉड के कारण हुआ था। तभी कृष्ण उसे बताते हैं कि वह भगवत गीता, कुरान और बाइबल को पढ़े। इसके बाद अगले दिन वह कई बिंदुओं में यह बात न्यायालय में रखता है। तभी उसकी सेहत खराब हो जाती है और वह गिर जाता है। इसके बाद अस्पताल में उसकी नींद खुलती है और वह कृष्ण को देखता है और तभी कृष्ण उसे बताता है कि वह महीनों से कोमा में पड़ा है। इसी बीच कुछ चूक हो जाती है। इस बीच बहुत कुछ हो चुका है। न्यायालय ने यह प्रकरण उसके पक्ष में सुनाया और सभी को उनका पैसा मिल गया। साथ ही लीलाधर, गोपी और सिद्धेश्वर ने उसे भगवान बना दिया और एक मंदिर भी बनाया है। इसके बाद वह अपने मंदिर के निर्माण को रोकने जाता है। उसके बाद कांजी अपनी मूर्ति तोड़ देता है। इसके बाद वह कृष्ण के पास जाता है तो वह देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है। तभी उसे कृष्ण के गाड़ी की चाबी मिलती है और कांजी उसे उठाता है और अपने पास रखता है। तभी एक आवाज़ सुनाई देती है कि तुम अभी जो कर रहे हो वही है जिसका तुम अभी तक विरोध कर रहे थे। उसके बाद वह उस चाबी को आसमान में फेंक देता है और वह चाबी अदृश्य हो जाती है। संगीत
ओ माई गॉड का संगीत निर्देशन व निर्माण हिमेश रेशमिया, सचिन जिगर और मीत ब्रोस अंजान के द्वारा दिया गया है, जबकि संगीत शब्बीर अहमद, कुमार स्वानंद किरकिरे और सुब्रत सिन्हा ने लिखा है। गीतों को हिमेश रेशमिया, श्रेया घोषाल, कैलाश खेर, बेनी दयाल, एस किंग, सूरज जगन, कीर्ति सकनिया, जुबीन गर्ग, मीत ब्रोस अंजान, आर्या आचार्य, मोहम्मद इरफान, अमन त्रिघा और परास नाथ ने गाया है। सभी गीत शब्बीर अहमद, कुमार आनंद किरकिरे और सुब्रत सिन्हा द्वारा लिखे गए हैं। इसमें पहला सॉन्ग था डोंट वरी, जिसे गाया था हिमेश रेशमिया, बेनी दयाल और आर्या आचार्य ने। दूसरा सॉन्ग था मेरे निशान, जिसे गाया था कैलाश खेर, मीत ब्रोस अंजान ने। तीसरा सॉन्ग था तू ही तू, जिसे गाया था मोहम्मद इरफान अली ने। चौथा सॉन्ग था गो गो गोविंदा, जिसे गाया था मीका सिंह, श्रेया घोषाल ने। पांचवा सॉन्ग था हरी बोल, जिसे गाया था कीर्ति सगातिया ने। छठा सॉन्ग था तू ही तू, जो कि रिप्राइज में था, जिसे गाया था सूरज जगन ने। सातवां सॉन्ग था ओ माई गॉड, जो कि साउंड ट्रैक में था, जिसे गाया था सुबेन गर्ग ने। आठवां सॉन्ग था तू ही तू, जिसे गाया था अस्किंग ने। नवा सॉन्ग था गो गो गोविंदा, जो कि रिप्राइज में था, जिसे गाया था अमन त्रिखा, श्रेया घोषाल ने। 10वां सॉन्ग था डोंट वरी, ये रिमिक्स में था, जिसे हिमेश रेशमिया, बेनी दयाल और आर्यन आचार्य ने गाया था। 11वां सॉन्ग था तू ही तू, यह भी रिमिक्स में था, जिसे मोहम्मद इरफान अली ने गाया था। 12वां सॉन्ग था कृष्णा थीम, जो कि बांसुरी में था, यानी बांसुरी की आवाज़ में, जिसे परास नाथ ने बजाया था। निर्माण। फिल्म के निर्माता अक्षय कुमार ने 2012 में फिल्म की घोषणा की। जब फिल्म के प्रोमो जारी किए गए तो लोगों ने अभिनेता सलमान खान की आवाज़ सुनी और कहा कि वह फिल्म में एक भूमिका निभा रहे हैं या कथावाचक यानी नरेटर की भूमिका में है। बाद में निर्देशक उमेश शुक्ला ने बताया कि सलमान की आवाज़ का ही फिल्म के प्रोमो में इस्तेमाल किया जा रहा है। निर्देशक ने INS को बताया कि वह सलमान फिल्म में किसी भी भूमिका में नहीं है, उनकी केवल आवाज़ है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी फिल्म एक हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म है और हमें किसी ऐसे की ज़रूरत है जो दर्शकों के साथ न्याय कर सके। बाद में इस बात की पुष्टि की गई कि अक्षय के करीबी दोस्त परेश रावल, जो किशन बनाम कन्हैया नामक मूल नाटक किशन में दिखे थे, फिल्म में अक्षय के साथ दिखाई देंगे। इस फिल्म में शाहरुख खान से भी एक सहायक भूमिका निभाने की उम्मीद की गई थी, लेकिन बाद में शाहरुख ने इस परियोजना से बाहर का विकल्प चुना और इस भूमिका को मिथुन चक्रवर्ती द्वारा ले लिया गया। सूचना के अनुसार फिल्मांकन जनवरी 2012 से शुरू हो गया था। इसके अलावा इससे पहले कुमार की फिल्म राउडी राठौर का निर्देशन कर चुके निर्देशक प्रभुदेवा इस फिल्म में सोनाक्षी के साथ एक आइटम नंबर प्रदर्शित किया था। रिपोर्टों के अनुसार इस फिल्म में अक्षय कुमार $1 मिलियन की डिजाइनर मोटरसाइकिल चलाते दिखाई दिए थे। ओ माई गॉड 28 सितंबर 2012 को दुनिया भर में रिलीज की गई थी। इसको सिनेमाघरों में रिलीज करने के पहले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC ने U प्रमाण पत्र दिया था। समालोचना। अपनी रिलीज के बाद से ओ माई गॉड को आलोचकों की काफ़ी प्रशंसा मिली। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा ओ माई गॉड एक बड़े पैमाने पर सफल नाटक का एक सोचने पर मजबूर करने वाला रूपांतरण है। फिल्म एक संवेदनशील और अछूता विषय को छूती है। इससे अधिवक्ताओं और शत्रुओं का अपना हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन फिल्म का सामाजिक संदेश इसे एक बार देखने के कारणों में से एक है। रेडियो की सुकन्या वर्मा ने इसे 5 में से 4 रेटिंग दी और कहा धर्म दुरुपयोग व व्यवसायीकरण की ओर ध्यान खींचती है। यह व्यंग कहानी और कल्पना का एक बहादुर और अवशेषित मिश्रण है। इंडिपेंडेंट बॉलीवुड के फैसल सैफ ने इसका 5 में से 4 मूल्यांकन किया और कहा देखने अवश्य जाएं, फिल्म को निडर प्रदर्शन के साथ निडर अवधारणा के लिए देखें। बॉक्स ऑफिस। फिल्म की ओपनिंग थोड़ी धीमी रही, लेकिन दूसरे और तीसरे दिन पर अच्छी वृद्धि देखी गई। अपने पहले सप्ताहांत में 30 मिलियन धीमी शुरुआत के साथ यह फिल्म सकल संग्रह करने में कामयाब रही। अपने पहले सप्ताह में 357 मिलियन, अपने दूसरे सप्ताह में $4.53 और तीसरे सप्ताह में 22 मिलियन, 3 सप्ताह में 725 मिलियन के आसपास एकत्र किए। फिल्म ने चौथे सप्ताह तक कुल 782 मिलियन बनाने के लिए $62.4 मिलियन और अर्जित किए। विदेश में ओ माई गॉड ने 10 दिन में अमेरिका में 2.5 मिलियन की कमाई करी। 17 दिन के अंत में ओ माई गॉड की कमाई $104 मिलियन थी। विवाद। फिल्म में प्रमुख हिंदू देवी देवताओं और भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के चित्रण पर बहुत विवाद उत्पन्न हुआ था। जालंधर राज्य महिला कांग्रेस की उपराष्ट्रपति निमिषा मेहता ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए प्रमुख अभिनेताओं परेश रावल, अक्षय कुमार और फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई। नोटिस में आपत्तिजनक दृश्यों और संवादों को हटाने के लिए उनसे पूछा गया। अक्षय कुमार को इस घटना के बाद पुलिस द्वारा सुरक्षा दी गई। फिल्म पर संयुक्त अरब अमीरात ने प्रतिबंध लगा दिया गया।
फिल्म पर संयुक्त अरब अमीरात में प्रबंध लगा दिया गया था। वायकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के विक्रम मल्होत्रा ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, हमें अभी तक कोई एक आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन हमसे जो कहा गया है वह है कि फिल्म की सामग्री बहुत संवेदनशील है। फिल्म 2001 में रिलीज भगवान पर मुकदमा दायर करने वाला आदमी द मैन हू स्वेट गॉड नामक ऑस्ट्रेलियाई फिल्म की रीमेक है। 12 जुलाई 2014 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खनबिलकर और आलोक आराधे की बेंच के तहत अक्षय कुमार और परेश रावल को हिंदियों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए नोटिस जारी किया गया। अवार्ड्स। फिल्म को अनुसंधान, दस्तावेजीकरण व सामाजिक विज्ञान संस्था द्वारा दूसरे IRDS हिंदी फिल्म पुरस्कारों के दौरान सामाजिक चिंता पर सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्म ने 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए पुरस्कार जीता था। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार अपनी सुपरहिट फिल्म ओ माई गॉड का सीक्वल बनाना चाहते थे। अक्षय इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म गॉड के प्रमोशन में बिजी थे। उन्होंने बताया था कि अपनी सुपरहिट फिल्म ओ माई गॉड का पार्ट 2 काफ़ी समय से प्लान कर रहे हैं। अक्षय ने बताया कि ओ माई गॉड 2 के लिए वह अब तक 4 कहानियां सुन चुके हैं, लेकिन कोई भी कहानी उन्हें अब तक पसंद नहीं आई है। इसके अलावा अक्षय कुमार राउडी राठौर 2 बनाने के लिए भी बेहद बेचैन थे, लेकिन सही कहानी ना मिलने की वजह से बात आगे नहीं बढ़ रही थी। अक्षय ने कहा, मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ कि ओ माई गॉड का दूसरा भाग बन जाए, लेकिन नहीं बन पा रहा है। कोई अच्छी स्क्रिप्ट ही नहीं मिल रही है। ओ माई गॉड 2 बनाने के लिए अब तक 4 स्क्रिप्ट सुना चुका हूँ। ओ माई गॉड 2 बनाने के लिए अब तक 4 स्क्रिप्ट सुन चुका हूँ, लेकिन अब तक कोई कहानी नहीं जमी है। जैसे ही कोई अच्छी कहानी मिलेगी मैं ओ माई गॉड 2 बनाऊंगा। ऐसे ही राउडी राठौर पार्ट 2 के लिए भी 3 स्टोरी सुन चुका हूँ, लेकिन कोई सही नहीं लग रही है। जब तक कहानी सही तरह से पहले भाग के साथ रिलेट नहीं करेगी तब तक मज़ा नहीं आएगा। आसान नहीं होता है कमर्शियल फिल्म बनाना। बता दें कि इस फिल्म को लेकर विवाद भी हुए थे। ओम शांति ओम और टसन के बाद चांदनी चौक टू चाइना तीसरी ऐसी बड़ी फिल्म है जो उस दौर में बनने वाली फिल्मों पर आधारित है। चांदनी चौक टू चाइना में पराठे की दुकान में काम करने वाले सिद्धू यानी अक्षय कुमार के सपने बड़े हैं। वह अमीर बनना चाहता है, लेकिन मेहनत पर उसका यकीन नहीं है। एक दिन 2 चीनी उसके पास आते हैं और वे सिद्धू को एक मशहूर चीनी योद्धा का पुनर्जन्म मानते हैं। चापस्टिक यानी रणवीर शौरी नामक दुभाषिया सिद्धू को बेवकूफ़ बनाकर चीन पहुंचा देता है। चीन पहुंचकर सिद्धू को पता चलता है कि उसे होजो नामक आदमी से एक गांव को छुड़ाना है जो बेहद खतरनाक है। गांव के लोग सिद्धू को महान योद्धा मानते हैं, लेकिन होजो के सामने सिद्धू की पोल खुल जाती है। जब होजो सिद्धू की खूब पिटाई करता है तो वह उसे मारने की कसम खाता है। एक कुंफू मास्टर से वह कुंफू सीखता है और अपना बदला लेता है। कहानी में सखी और म्याऊ नामक देविका पादुकोण की दोहरी भूमिकाएं हैं। सखी और म्याऊ जुड़वा बहनें हैं और बचपन में होजो की वजह से बिछड़ गई थी। होजो की वजह से ही उनकी मां की मृत्यु हुई थी और उनके पिता की यादाश्त चली गई थी। सखी और म्याऊ को होजो के बारे में पता चलता है तो वह भी उससे बदला लेना चाहती हैं। सिद्धू को कुंफू उनके पिता ही सिखाते हैं। सिद्धू कामयाब होता है और आखिर में पूरे परिवार का मिलन हो जाता है। पुरानी फिल्मों को देखकर भी नई कहानी ढंग से नहीं लिखी जा सकी। इस कहानी में ढेर सारे अगर मगर हैं। माना कि सिनेमा के नाम पर थोड़ी छूट ली जा सकती है, लेकिन इसकी भी सीमा होती है। फार्मूला या मनोरंजक फिल्म बनाने के नाम पर दर्शकों को बेवकूफ़ तो नहीं समझा जा सकता। मसाला इतना ही मत डालो कि हाजमा खराब हो जाए। निर्देशक निखिल आडवाणी का प्रस्तुतिकरण भी बेहद घटिया है। ऐसा लगा कि 70 और 80 के दशक में बनी फिल्मों का चांदनी चौक टू चाइना के जरिए मजाक उड़ा रहे हों। फिल्म की कहानी गंभीरता की मांग करती है, लेकिन उन्होंने इसे कॉमेडी के अंदाज में पेश किया है, जिससे मसाला चौपट हो गया है। कॉमेडी का भूत उन पर ऐसा सवार था कि हर दृश्य में उन्होंने कॉमेडी घुसेड़ दी, चाहे वो रोमांटिक दृश्य हो, भावुक दृश्य हो या एक्शन सीन हो। कॉमेडी के नाम पर हास्यपात दृश्य रचे गए हैं। मिथुन चक्रवर्ती जब अक्षय कुमार को लात मारते हैं तो अक्षय रॉकेट की तरह आसमान में जाते हैं और धड़ाम से नीचे गिरते हैं। होजो के एक आदमी को अक्षय उठाकर जोर से घुमाने लगते हैं तो आंधी चलने लगती है और आसपास के लोग उड़ने लगते हैं। अक्षय और देविका जब एक बिल्डिंग से गिरते हैं तो देविका छाता खोल देती है, जो पैराशूट का काम करता है। ऐसे 1-2 दृश्य तो बर्दाश्त किए जा सकते हैं, लेकिन जब पूरी फिल्म ही ऐसी ही हो तो दर्शक चांदनी चौक टू चाइना बनाने वालों अक्ल पर सिर्फ तरस खा सकते हैं। इन दृश्यों को देखकर भला कोई कैसे हंस सकता है। पैसा खर्च करने में भी अक्ल का इस्तेमाल होता है।
लेकिन निखिल अडवाणी ने निर्माताओं का पैसा बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सलामी इश्क जैसी डब्बा फिल्म बनाने के बाद एक और डब्बा फिल्म उन्होंने अपने नाम कर ली। टसन हो या सिंह स्किन या चांदनी चौक टू चाइना, अक्षय का किरदार हर जगह एक जैसा नजर आता है, वही जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति का। उन्हें टाइप होने से बचना चाहिए। चांदनी चौक टू चाइना में उन्होंने दर्शकों को हंसाया, लेकिन अब दोहराव महसूस होने लगा है। उनकी क्षमताओं का पूरा दोहन निर्देशक नहीं कर पाए। खासकर स्टंट दृश्यों में अक्षय का और बेहतर उपयोग किया जा सकता था। फिल्मों के चयन के मामले में भी उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। दीपिका पादुकोण खूबसूरत लगी और उन्होंने स्टंट दृश्य अच्छे से अभिनीत किए। गार्डन लियो ने खलनायकी के तेवर दिखाए। रिचर्ड युवान, मिथुन चक्रवर्ती और रणवीर शौरी ठीक ठाक रहे। संवादों के जरिए कुछ जगह हंसने का अवसर मिलता है। चीनी भाषा में भी ढेर सारे संवाद हैं, हालांकि उन्हें अंग्रेजी सबटाइटल के साथ दिखाया गया है, लेकिन हिंदी में उन्हें दिया जाता तो ज़्यादा दर्शकों को इसका लाभ मिलता। फिल्म का तकनीकी पक्ष सशक्त है। स्टंट दृश्य फोटोग्राफी पर बहुत मेहनत की गई है। संगीत निराशाजनक है। हिट गानों का अभाव अखरता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चांदनी चौक टू चाइना में ना चांदनी चौक के पराठों की महक है और न चाइना के नूडल्स का स्वाद। इस फिल्म को देखने में पैसा खर्च करने के बजाय तो नूडल खरीद कर खाना बेहतर होगा। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती के बचपन का नाम गौरांग चक्रवर्ती है। इनका जन्म जून 16, 1952 को हुआ था। ये भारत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके एक फिल्म अभिनेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी और राज्यसभा के सदस्य हैं। मिथुन ने अपने अभिनय की शुरुआत कला फिल्म मर गया, जो कि 1976 में आई थी, से की थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1980 के दशक के अपने सुनहरे दौर में एक डांसिंग स्टार के रूप में उनके बहुत सारे प्रशंसक बने और खुद को उन्होंने भारत के सबसे लोकप्रिय प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। विशेष रूप से 1982 में बहुत बड़ी हिट फिल्म डिस्को डांसर में स्ट्रीट डांसर जिमी की भूमिका ने उन्हें लोकप्रिय बनाया था। इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था और कलकत्ता के ही विख्यात स्टार्च कॉलेज से उन्होंने रसायन विज्ञान में बीएससी स्नातक की डिग्री हासिल की। उसके बाद वे भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान पुणे से जुड़े और वहीं से स्नातक भी किया। यह बहुत ही कम लोगों को ज्ञात है कि मिथुन फिल्म उद्योग में प्रवेश करने से पहले एक कट्टर नक्सली थे, लेकिन उनके परिवार को कठिनाई का सामना तब करना पड़ा जब उनके एकमात्र भाई की मौत दुर्घटनावश बिजली के करंट लगने से हो गई। इसके बाद मिथुन अपने परिवार में लौट आए और नक्सली आंदोलन से खुद को अलग कर लिया। हालांकि ऐसा करने के कारण नक्सलियों से उनके जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता था, क्योंकि नक्सलवाद को वन वे रोड माना जाता रहा। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और जीवन में उन्हें एक आइकॉनिक दर्जा प्रदान करने में प्रमुख कारण बना। यह बात भी कम लोग जानते ही हैं कि उन्होंने मार्शल आर्ट में महारत हासिल की है। मिथुन ने भारतीय अभिनेत्री योगिता बली से शादी की और वे 4 बच्चे, 3 बेटे और 1 बेटी के पिता हैं। बड़ा पुत्र मेमो चक्रवर्ती, जिन्होंने 2008 में बॉलीवुड फिल्म जिमी से अपने अभिनय जीवन की शुरुआत की। उनका दूसरा बेटा रिमो चक्रवर्ती, जिसने फिल्म फिर कभी में छोटे मिथुन की भूमिका में अभिनय किया। मिथुन के अन्य 2 बच्चे नामासी चक्रवर्ती और दिशानी चक्रवर्ती भी पढ़ाई कर रहे हैं। कई सूत्रों का दावा है कि चक्रवर्ती का 1986 से 1987 तक श्रीदेवी नाम की एक अभिनेत्री के साथ एक रिश्ता था, लेकिन श्रीदेवी ने मिथुन से अपना संबंध तब खत्म कर लिया जब उन्हें पता चला कि उनका अपनी पहली पत्नी योगिता बली से तलाक नहीं हुआ है। माना जाता है चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने गोपनीय रूप से शादी की है और बाद में यह संबंध रद्द हो गया। मिथुन ने 1999 में मृणाल सेन द्वारा निर्देशित फिल्म मर गया से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। अपनी पहली फिल्म के बाद उन्होंने कुछ फिल्मों दो अनजाने जो कि 1976 में आई थी तथा फूल खिले हैं के गुलशन गुलशन जो कि 1977 में आई थी में सहयोगी भूमिका निभाई, लेकिन इससे उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला। बाद में उन्होंने 1970 के दशक के आखिरी दौर में कम बजट वाली रविकांत नगाइचा के निर्देशन में बनी जासूसी फिल्म सुरक्षा जो कि 1989 में आई थी और 1980 के शुरुआती दशक की हिट फिल्में हम 5 जो कि 1980 में आई थी और वारदात जो कि 1981 में आई थी, जो कि सुरक्षा फिल्म की अगली कड़ी थी, में प्रमुख भूमिका अदा की थी। अंत में उन्हें बड़ी सफलता म्यूजिकल फिल्म डिस्को डांसर से 1982 में मिली। यह फिल्म अपने संगीत की वजह से एक बड़ी हिट हुई और आज भी यह पसंद की जाती है। इस फिल्म के साथ दूसरी म्यूजिकल फिल्में मसलन कसम पैदा करने वाले की जो कि 1984 में आई थी और डांस डांस जो कि 1987 में आई थी, ने उन्हें एक बेहतरीन डांसर के रूप में प्रतिष्ठित किया था। 1980 के दशक के दौरान उन्होंने रोमांटिक और पारिवारिक ड्रामा वाली कई सफल फिल्में मुझे इंसाफ चाहिए जो कि 1983 में आई थी,
प्यार झुकता नहीं जो कि 1985 में आई थी, स्वर्ग से सुंदर जो कि 1986 में आई थी, प्यार का मंदिर जो कि 1988 में आई थी, में मुख्य भूमिकाओं में अभिनय किया है। इन फिल्मों की गिनती आज भी उनकी सबसे सफल व्यावसायिक फिल्मों में होती है। वांटेड जो कि 1983 में आई थी, बॉक्सर 1984 में आई थी, जागीर 1984 में आई थी, जाल जो कि 1986 में आई थी, वतन के रखवाले 1987 में आई थी, कमांडो, वक्त की आवाज़, गुरु, मुलजिम और दुश्मन जैसी फिल्मों में उन्हें एक एक्शन हीरो के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। 1980 के दशक के मध्य में उन्हें अमिताभ बच्चन के एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने दर्जनों एक्शन और ड्रामा से भरपूर फिल्में की, जिससे उनकी छवि एक एंग्री मैन की बनी जो समाज की बुराइयों और भ्रष्टाचार से लड़ता है। उनकी यह खासियत बच्चन जैसी ही थी। इसी तरह उन्होंने अपने समय की बॉलीवुड की कुछ बड़ी अभिनेत्रियों जीनत अमान, पद्मिनी कुलहारे, रति अग्निहोत्री, रेखा, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित समेत कईयों के साथ काम किया है। मिथुन को न केवल व्यावसायिक सफलता मिली बल्कि समालोचकी की प्रशंसा भी प्राप्त हुई। मर गया, तहादेदार कथा और स्वामी विवेकानंद में उनके अभिनय की व्यापक रूप से सराहना की गई और उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने 2 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। 1990 की फिल्म अग्निपथ में फिल्म फेयर पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता के लिए और फिल्म जल्लाद में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा प्यार का मंदिर जो कि 1988 में आई थी और मुजरिम जो कि 1989 में आई थी, में उनके अभिनय को सराहा गया। 1990 के दशक के अंतिम चरण में वे मुंबई से ऊटी चले गए और वहां पर उन्होंने अपना होटल व्यवसाय स्थापित किया। सही मायने में वे एक दशक तक वन मैन इंडस्ट्री बने रहे। उन्होंने 12 साल से अधिक समय तक 80 से अधिक फिल्मों में काम किया। उसके बाद उन्होंने अपना ध्यान मुख्य धारा के हिंदी सिनेमा से हटाकर कम बजट की बी ग्रेड फिल्मों में अभिनय करने लगे। ये फिल्में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और बिहार के दर्शकों के लिए बनाई जाती रहीं, जहां मिथुन के प्रशंसक अब भी भरे पड़े हैं। 1994 और 1999 तक लगातार 5 वर्ष के लिए वे देश के सबसे बड़े करदाता रहे। इसके बाद 2005 में फिल्म ऐलान के साथ उनकी वापसी मुख्य धारा के हिंदी फिल्म उद्योग में हुई, जो सफल नहीं रही। लकी, नो टाइम फॉर लव जो कि 2005 में आई थी, जैसे कुछ फिल्मों में सहायक भूमिकाओं में आने के बाद कल्पना लाजमी की चिंगारी जो कि 2005 में आई थी, में उनके अभिनय को सराहा गया। 2007 में आई मणिरत्नम की हिट फिल्म गुरु के लिए उन्हें समालोचकों की प्रशंसा प्राप्त हुई। वापसी के बाद गुरु उनकी व्यावसायिक रूप से सफल होने वाली पहली फिल्म रही। 2008 में मिथुन की 4 फिल्में रिलीज हुई, माय नेम इज एंथनी गोंजाल्विस, डॉन मुथुस्वामी, सी कंपनी और हीरोज, जिनमें हीरोज अच्छी चली और डॉन मुथुस्वामी में उनकी कॉमेडी को पसंद किया गया। उनकी ताज़ा तरीन फिल्मों में सुभाष घई की फिल्म युवराज में उन्होंने कैमियो की भूमिका अदा की, जबकि चांदनी चौक टू चाइना बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। उनकी जोर लगा के हैया ने उनके अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। उनकी आने वाली फिल्मों में जिंदगी तेरे नाम, सलमान खान के साथ वीर, डिम्पल कपाड़िया के साथ फिल्म फिर कभी राव, बाबर और कन्नड़ फिल्म मणिक, मिथुन दा की ताज़ा रिलीज सोहम शाह द्वारा निर्देशित संजय दत्त के साथ अभिनीत फिल्म लक ने शुरुआत तो अच्छी की पर कुल मिलाकर औसत रही, लेकिन अपने बोल्ड विषय के कारण फिल्म चल चले ने समीक्षकों की सराहना प्राप्त हुई। बॉलीवुड करियर के मनांतर मिथुन चक्रवर्ती अपनी मातृभाषा बंगला फिल्मों में उतने सफल नहीं रहे। हालांकि उनकी यथावर्दिती या कला फिल्मों को सराहा गया, जहां उनके मंचे हुए अभिनय के कारण उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुए। देवश्री राय और अनिल चटर्जी के साथ 1982 में आई उनकी फिल्म तेरी को बड़ी सफलता मिली थी। अक्षय कुमार के करियर में एक ऐसा समय भी था जब अक्षय ने लगातार 16 फिल्में फ्लॉप दी। यह उनके बॉलीवुड करियर का सबसे मुश्किल समय था। अक्षय कुमार की कोई भी पसंदीदा बॉलीवुड फिल्म नहीं है। उनकी सर्वाधिक पसंदीदा फिल्म एक इटालियन फिल्म है जिसका नाम है लाइफ इज ब्यूटीफुल। क्या आप जानते हैं अक्षय कुमार को खिलाड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने 8 ऐसी फिल्मों में काम किया है जिनके नाम में खिलाड़ी शब्द आया है और इनमें से 5 मूवी हिट भी रही। इस वीडियो में आप अक्षय कुमार से जुड़ी 30 ऐसी बातों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में शायद आप न जानते हों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। 9 सितंबर 1967 को अमृतसर में जन्मे अक्षय कुमार का वास्तविक नाम राजीव हरिओम भाटिया है। दिल्ली में चांदनी चौक में बचपन गुजारने के बाद अक्षय कुमार मुंबई आए और डॉन वास्को स्कूल तथा गुरु नानक खालसा कॉलेज से पढ़ाई की। अक्षय कुमार ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हैं। मार्शल आर्ट्स में उनकी गहरी रुचि है। बैंकॉक में मार्शल आर्ट्स सीखने गए और खाली समय में उन्होंने शेफ तथा वेटर की नौकरी भी की। मुंबई आकर अक्षय कुमार मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण देने लगे। उनके एक विद्यार्थी ने, जो कि एक फोटोग्राफर,
उनका एक विद्यार्थी जो एक फोटोग्राफर था, अक्षय को कहा कि वे दिखने में हैंडसम हैं और उन्हें मॉडलिंग में किस्मत आजमानी चाहिए। मॉडलिंग में जल्दी ही अक्षय को मौका मिल गया। मॉडलिंग के लिए उन्होंने 2 दिन शूटिंग की और उन्हें इतने पैसे मिल गए जितना वे मार्शल आर्ट्स सिखाकर महीने भर में कमाते थे। बस फिर क्या था, अक्की ने फैसला कर लिया कि वे मॉडलिंग और फिल्म लाइन में ही करियर बनाएंगे। अक्षय कुमार मॉडलिंग के साथ साथ फिल्म निर्माताओं के दफ्तर में भी चक्कर लगाने लगे। एक बार बेंगलोर में उन्हें विज्ञापन की शूटिंग के लिए जाना था और अक्षय कुमार फ्लाइट मिस कर गए। खाली वक्त का उपयोग करते हुए वे एक फिल्म निर्माता के दफ्तर में काम मांगने चले गए और उन्हें शाम को प्रमोद चक्रवर्ती की फिल्म दीदार में हीरो का रोल मिल गया। अक्षय कुमार ने महेश भट्ट की फिल्म आज, जो कि 1987 में आई थी, में एक मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर की छोटी सी भूमिका निभाई थी, जो मात्र 7 सेकंड की थी। अक्षय कुमार को जब पता चला कि राजेश खन्ना जय शिवशंकर नामक फिल्म बनाने जा रहे हैं और उन्हें एक युवा कलाकार की जरूरत है, तो वे काका के दफ्तर जा पहुंचे। 2-3 घंटे तक उन्होंने इंतजार किया, लेकिन राजेश खन्ना उनसे बिना मिले ही चले गए। अक्षय कुमार कहते हैं कि उन्होंने उस दिन सपने में भी नहीं सोचा था कि वे एक दिन राजेश खन्ना की बेटी से विवाह करेंगे। बतौर हीरो सौगंध, जो कि 1991 में आई थी, रिलीज होने वाली अक्षय कुमार की सबसे पहली फिल्म थी। अक्षय कुमार के पैर जब बॉलीवुड में जम गए और धड़ाधड़ फिल्मों के ऑफर आने लगे तो उन्होंने ढेर सारी फिल्में साइन कर ली। 1994 में तो हाल ये था कि अक्षय कुमार की 4-5 नहीं बल्कि 11 फिल्में रिलीज हुई थी। इनके नाम हैं ऐलान, ये दिल लगी, जय किशन, मोहरा, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, इक्के पे इक्का, अमानत, सुहाग, जख्मी दिल, जालिम और हम हैं बेमिसाल। अक्षय तेज गति से काम करना पसंद करते हैं, यही वजह है कि अभी भी उनकी वर्ष में 3-4 फिल्में रिलीज होती हैं। अक्षय कुमार बड़े दिल फेंक रहे हैं। पूजा बत्रा, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी के साथ उन्होंने जमकर रोमांस किया। इनके बाद ट्विंकल खन्ना ने अक्षय की लाइफ में एंट्री ली और अक्षय से शादी करके ही मानी। शादी के बाद भी अक्षय का नाम प्रियंका चोपड़ा से जोड़ा गया। दोनों ने कुछ फिल्में भी की। कहा था कि वे प्रियंका के साथ कभी काम नहीं करेंगे और उनकी बात का अक्षय अब तक पालन कर रहे हैं। खिलाड़ियों का खिलाड़ी में जो रोल रेखा ने निभाया था, उसे पहले डिम्पल कपाड़िया को ऑफर किया गया था। डेट की समस्या होने के कारण डिम्पल फिल्म नहीं कर पाई। इस फिल्म में रेखा और अक्षय के बीच एक हार्ड गाना फिल्माया गया था। अब सबका मानना है कि अच्छा ही हुआ कि वो फिल्म डिम्पल ने नहीं की थी। डिम्पल के घर के सामने से जब अक्षय कुमार गुजरते हैं तो वे कार से ही डिम्पल को फोन कर खिड़की में आने को कहते हैं। कार में बैठे बैठे ही डिम्पल को नमस्कार कर लेते हैं। उनकी 8 फिल्मों के नाम में खिलाड़ी शब्द आया है, इसलिए अक्षय कुमार को खिलाड़ी कुमार भी कहा जाता है। खिलाड़ी शब्द वाली ज्यादातर फिल्में अक्षय की हिट रही हैं। खिलाड़ी, जो कि 1992 में आई थी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, जो कि 1994 में आई थी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, जो कि 1995 में आई थी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, जो कि 1996 में आई थी, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, जो कि 1997 में आई थी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, जो कि 1999 में आई थी, खिलाड़ी 420, जो कि 2000 में आई थी, और खिलाड़ी 786, जो कि 2012 में आई थी। जैसे खिलाड़ी वाली फिल्मों में अक्की ने काम किया है। खिलाड़ियों का खिलाड़ी में अक्षय के नाम पर एक गीत है, जिसमें बताया गया है कि बिना किसी गॉडफादर या रिश्तेदार के उन्होंने अपनी जगह बॉलीवुड में बनाई है। ना हम अमिताभ, ना दिलीप कुमार, ना किसी हीरो के बच्चे, हम हैं सीधे साधे अच्छे अच्छे। फिल्म हेरा फेरी, जो कि 2000 में आई थी, अक्षय कुमार के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उस दौर में एक्शन और फार्मूला फिल्में का असर कम हो रहा था। सनी देओल, सुनील शेट्टी, गोविंदा अक्षय कुमार के करियर पर ग्रहण करने लगा था। हेरा फेरी के जरिए अक्षय ने साबित कर दिया कि वे कॉमेडी भी अच्छी कर लेते हैं और इसके बाद उन्होंने कई हास्य फिल्मों में काम किया। अक्षय बेहद अनुशासित तरीके से जिंदगी जीते हैं। उनके जागने और सोने का समय तय है। रात को 9:30 बजे वो बिस्तर पर चले जाते हैं और सुबह 4 बजे उठते हैं। यदि रात को सोने में देर भी हो जाए तो भी वे 4 बजे ही उठते हैं, इसलिए फिल्मी पार्टियों से दूर रहते हैं। अपनी डाइट को भी लेकर वे बेहद सतर्क रहते हैं। बॉलीवुड में आमतौर पर दोपहर से काम शुरू होता है और देर रात तक चलता है, लेकिन अक्षय कुमार यदि फिल्म में हो तो पूरी यूनिट को सुबह ही काम पर पहुंचना होता है। वर्ष में 2 बार वे घूमने जाते हैं, एक बार पत्नी ट्विंकल खन्ना, बेटे अराव और बेटी नितारा के साथ, और दूसरी बार अराव के साथ। ज्यादातर वे ऐसा देश चुनते हैं जहां उन्हें कोई नहीं जानता हो। वे वहां कार से घूमते हैं, रोड साइड होटलों में रुकते हैं और जिंदगी को नजदीक से जानने की कोशिश करते हैं। अक्षय कुमार की बेटी का नाम नितारा है, जो अपने पापा को अक्की बेटा कहकर बुलाती है। अराव के बारे में अक्षय कुमार के ससुर राजेश खन्ना ने भविष्यवाणी की है कि वह सुपरस्टार बनेगा। अक्षय कुमार अपने बच्चों को मीडिया से दूर रखते हैं। उनका मानना है कि इससे उनका बचपन सामान्य रहेगा।
आउटडोर गेम और स्टंट करना उन्हें बेहद पसंद है। खिलाड़ियों का खिलाड़ी की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार ने अंडरटेकर नामक पहलवान को उठा लिया था, जिससे उनके कमर में दर्द की लंबे समय तक शिकायत रही। अपने इसी स्वभाव के कारण अक्षय ने खतरों के खिलाड़ी फियर फैक्टर नामक टीवी शो से जुड़ना पसंद किया और इसको होस्ट भी किया। महिलाओं की अक्षय बेहद इज्जत करते हैं और उन्हें पुरुषों से ज़्यादा ताकतवर मानते हैं। शायद इसीलिए वे अपनी माँ, बहन, पत्नी, बेटी और सास के बेहद नज़दीक हैं। फिल्म फेयर पुरस्कारों में अक्षय कुमार का नाम 7 बार नामांकित किया गया। वह सिर्फ 2 बार जीते हैं, गरम मसाला और अजनबी के लिए। क्या आप जानते हैं कि फिल्म हेरा फेरी स्टार, फूल और कांटे और पानी जैसी फिल्मों के लिए मूल पसंद थी। इनके बाद के हिस्से क्रमशः अजय देवगन और जॉन अब्राहम के पास गए, जिनके साथ उन्होंने क्रमशः सुहाग और गरम मसाला जैसी हिट फिल्मों के लिए सह अभिनय किया। अक्षय कुमार की फिल्म चांदनी चौक टू चाइना पहली फिल्म थी जिसे चीन सरकार ने ग्रेट वॉल पर लड़ाई करने के लिए अनुमति दी थी। उक्त लड़ाई को 20 दिनों में शूट किया जाना था, लेकिन चीनी सरकार ने केवल 7 दिनों की शूटिंग की अनुमति दी थी, जिससे पूरे चालक दल को दिन और रात शूटिंग करनी पड़ी। वर्ष 2015 में फॉर्ब्स द्वारा दुनिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेता की अपनी पहली वैश्विक सूची में उन्हें 9वां स्थान प्राप्त हुआ था। उन्हें 2008 में एक भारतीय पत्रिका पीपुल द्वारा सेक्सिएस्ट मैन अलाइव के रूप में भी नॉमिनेट किया गया था। थुपक्की की रीमेक बनाते हुए वह कई बार घायल हुए, लेकिन शूटिंग जारी रखी। एक दृश्य में जहां उनका चरित्र सीढ़ियों की उड़ान से नीचे गिरता है, वहां पर उनके पैर पर चोट आ गई थी। अक्षय कुमार ने 1997 में यश चोपड़ा की हिट फिल्म दिल तो पागल है में मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था। अक्षय कुमार इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक हैं। खिलाड़ी के नाम से जाने वाले अक्षय कुमार ने बॉलीवुड में अपना एक अलग नाम बनाया है। अक्षय कुमार राजीव हरिओम भाटिया एक भारतीय बॉलीवुड अभिनेता हैं। वो 145 फिल्मों से अधिक हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं। 90 के दशक में हिट एक्शन फिल्में जैसे खिलाड़ी जो कि 1992 में आई थी, मोहरा जो कि 1994 में आई थी और सबसे बड़ा खिलाड़ी जो कि 1995 में आई थी में अभिनय करने के कारण कुमार को बॉलीवुड का एक्शन हीरो की संज्ञा दी जाती थी। वह विशेषता खिलाड़ी श्रृंखला के लिए जाने जाते हैं। फिर भी वह रोमांटिक फिल्में जैसे ये दिल लगी जो कि 1994 में आई थी और धड़कन जो कि 2000 में आई थी में अपने अभिनय के लिए सम्मानित किए गए, और साथ ही साथ ड्रामेटिक फिल्मों जैसे एक रिश्ता जो कि 2001 में आई थी में अपनी अभिनय क्षमता को दिखाया था। सन 2002 में उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खलनायक फिल्म अजनबी जो कि 2001 में आई थी में अभिनय के लिए दिया गया था। अपनी एक सी छवि को बदलने में इच्छुक अक्षय कुमार ने ज़्यादातर कॉमेडी फिल्में की। फिल्म हेरा फेरी जो कि 2002 में आई थी, मुझसे शादी करोगी जो कि 2004 में आई थी, गरम मसाला जो कि 2005 में आई थी और जाने मन जो कि 2006 में आई थी में हाथ से बने के लिए फिल्म समीक्षकों द्वारा उनकी प्रशंसा की गई। सन 2007 में वे सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगे जब उनके द्वारा अभिनीत 4 लगातार कमर्शियल फिल्में हिट हुई। इस तरह से उन्होंने अपने आप को हिंदी फिल्म उद्योग में एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। वह मार्शल आर्ट्स की शिक्षा बैंकॉक में प्राप्त करके आए और वहां एक रसोइया की नौकरी भी करते थे। वह फिर भी मुंबई वापस आ गए। वहाँ मार्शल आर्ट्स की शिक्षा देने लगे। उनका एक विद्यार्थी जो एक फोटोग्राफर था, उसने उन्हें मॉडलिंग करने को कहा। उस विद्यार्थी ने उन्हें एक छोटी कंपनी में एक मॉडलिंग असाइनमेंट दिया। उन्हें कैमरे के सामने पोज देने के लिए 2 घंटे के 5,000 रुपये मिलते थे। पहले की तनख्वाह 4,000 रुपये प्रति महीने की तुलना में यह एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि वे क्यों मॉडल बने। मॉडलिंग करने के 2 महीने बाद अक्षय कुमार को प्रमोद चक्रवर्ती ने अंततः अपनी फिल्म दीदार में अभिनय करने का मौका दिया। अक्षय कुमार बॉलीवुड में अभिनय की शुरुआत 1991 की फिल्म सौगंध से की, जो सराही नहीं गई। उनकी पहली प्रमुख हिट 1992 की थ्रिलर फिल्म खिलाड़ी थी। 1993 का वर्ष उनके लिए अच्छा नहीं रहा क्योंकि उनकी अधिकतर फिल्में फ्लॉप हो गई। फिर भी 1994 का वर्ष अक्षय कुमार के लिए बेहतरीन वर्ष रहा, जिसमें खिलाड़ी के साथ में खिलाड़ी तो अनाड़ी और मोहरा जो साल की सर्वाधिक सफल फिल्मों में से थी। बाद में यश चोपड़ा ने उन्हें रोमांटिक फिल्म ये दिल लगी में लिया, जो एक सफल फिल्म थी। उन्हें इस फिल्म के लिए सराहना मिली, जिसमें वे एक रोमांटिक किरदार में थे जो बहुत ही अलग था। उनके एक्शन किरदार से उन्हें फिल्म फेयर और स्टार स्क्रीन उत्सवों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला नॉमिनेशन मिला। ये सारी उपलब्धियां अक्षय कुमार को उस साल का सफलतम अभिनेता बना दिया। 1995 में अपनी सफल फिल्मों के साथ वह खिलाड़ी श्रेणी के तीसरी फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी में अभिनय किया, जो एक हिट फिल्म थी। वह खिलाड़ी श्रेणी के सभी फिल्मों में सफल रहे और फिर बाद के वर्ष में खिलाड़ी टाइटल के साथ फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी में अभिनय किया, जिसमें उनके साथ रेखा और रवीना टंडन थी। यह फिल्म उस साल की सर्वाधिक सफलतम फिल्म थी।
1997 में यश चोपड़ा की हिट फिल्म दिल तो पागल है में मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकन हुआ। उसी साल वे खिलाड़ी सीरीज के 5वीं फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी में हास्य भूमिका में नजर आए। खिलाड़ी टाइटल के साथ उनकी पिछली फिल्मों की तरह यह फिल्म भी हिट हुई और इस फिल्म की तरह उनका अगला खिलाड़ी नाम से रिलीज सारी फिल्में आने वाले साल में बॉक्स ऑफिस पर हिट होते चली गई। 1999 में कुमार को फिल्म संघर्ष और जानवर में उनके किरदार के लिए अच्छी सराहना मिली। सन 2000 में हास्य फिल्म हेरा फेरी में अभिनय किया, जो हर लिहाज से सफल रही और इस फिल्म में उन्होंने अपने आप को एक एक्शन और रोमांटिक भूमिकाओं की तरह एक सफल हास्य रोल भी अच्छी तरह निभाया। उन्होंने रोमांटिक फिल्म धड़कन में भी काम किया और बाद में उसी साल उसे काफ़ी सफलता मिली। सन 2001 में फिल्म अजनबी में अक्षय कुमार ने एक नकारात्मक किरदार निभाया। उनकी फिल्म को काफ़ी सराहा गया तथा बेस्ट विलन के लिए पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। फिल्म हेरा फेरी की सफलता के बाद अक्षय कुमार ने कई हास्य फिल्मों में काम किया, जिनमें शामिल है आवारा पागल दीवाना जो कि 2002 में आई थी, मुझसे शादी करोगी जो कि 2004 में आई थी और गरम मसाला जो कि 2005 में आई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही और उनके अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार का दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। अपने एक्शन, हास्य और रोमांटिक भूमिकाओं के अलावा अक्षय कुमार ने ड्रामाई रोल भी खूब निभाए, जैसे कि एक रिश्ता जो कि 2001 में आई थी, आंखें जो कि 2002 में आई थी, बेवफा जो कि 2005 में आई थी और वक्त जो कि 2005 में आई थी। सन 2006 में वह हेरा फेरी टाइटल से बनी दूसरी फिल्म फिर हेरा फेरी में अभिनय किया। पिछले फिल्म की तरह यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस में सफल हुई। बाद में उसी वर्ष सलमान खान के साथ रोमांटिक संगीत फिल्म जाने मन में अभिनय किया। इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था और आलोचकों से अच्छा रिव्यू मिलने के बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। फिल्म तो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी, परंतु एक शर्मीले और प्यारे व्यक्ति के रूप में उनकी तारीफ की गई। वो यह वर्ष हास्य फिल्म भागम भाग से समाप्त किए, जो सफल रही। वर्ष 2007 में अक्षय कुमार के लिए उनके करियर का इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सफल वर्ष रहा और बॉक्स ऑफिस के विश्लेषकों ने शायद एक अभिनेता के लिए 4 सीधे हिट और बिना किसी फ्लॉप के शानदार वर्ष रहा। उनकी पहली रिलीज नमस्ते लंदन आलोचनात्मक दृष्टि व कमर्शियल दृष्टि से सफल रही। आलोचक तरण आदर्श ने फिल्म में उनके प्रदर्शन के बारे में लिखा कि वे निश्चित रूप से फिल्म देखने लाखों दर्शकों का मन अपनी इस फिल्म के जरिए लेंगे। उनकी 2 अगली रिलीज है बीबी और भूल भुलैया दोनों बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हुई। उस वर्ष अक्षय कुमार के लिए आखिरी रिलीज वेलकम थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। ब्लॉकबस्टर का अवसर मिला तथा साथ में वे 5वीं लगातार हिट फिल्म देने वाले हीरो बन गए। उस वर्ष कुमार की जितनी भी फिल्में रिलीज हुई वह विदेशी बाजार में भी अच्छा प्रदर्शन किया। बॉलीवुड में रहने के दौरान अक्षय कुमार का नाम उनके साथ काम करने वाली कई अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया, जैसे रवीना टंडन, रेखा और शिल्पा शेट्टी। जाने माने कलाकार राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल खन्ना से 2 बार सगाई होने के बाद अंत में उन्होंने 14 फरवरी 2001 में शादी कर ली। उनके बेटे का नाम आरव है, जिसने 15 सितंबर 2002 में जन्म लिया था। वर्ष 2007 में मुंबई के एक जाने माने टेबलोइड समाचार पत्र ने एक खबर छापी कि उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई और वे घर से बाहर निकल गए हैं, एक होटल में रह रहे हैं। 26 जुलाई 2007 को पति पत्नी ने टेबलोइड को एक कानूनी नोटिस भेजा, जिसमें बताया गया कि यह अफवाह झूठी थी। अक्षय कुमार भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और युद्ध कला का कलाकार हैं। उन्होंने अब तक सैकड़ों हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है। उन्हें कई बार फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नॉमिनेट किया गया है और 3 बार उन्होंने यह पुरस्कार जीता है। सन 2007, सन 2011 और सन 2013 में उन्होंने वर्ष के पुरुष सितारे का स्टारडम पुरस्कार जीता है। वर्ष 2008 में बिंडसर विश्वविद्यालय ने भारतीय सिनेमा में उनके योगदानों के लिए कुमार को विधि में मादन डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। अगले वर्ष उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से पुरस्कृत किया। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए कुमार को द एशियन अवार्ड से नवाजा गया। नागरिक सम्मान के रूप में सन 2009 में पद्मश्री भारत सरकार द्वारा भारत का चतुर्थ सर्वोच्च नागरिक सम्मान इन्हें दिया गया। मानद डायरेक्टर सन 2008 में विधि में मानद डायरेक्टर कनाडा के ओंटारियो में स्थित बिंडसर विश्वविद्यालय ने उनके फिल्मों में और सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया। सन 2004 में राजीव गांधी पुरस्कार बॉलीवुड में उत्कर्ष उपलब्धि के लिए इन्हें दिया गया। सन 2009 में फिक्की फिक्की फ्रेंड्स भारतीय सिनेमा में उनके योगदानों के लिए दशक के सर्वश्रेष्ठ मनोरंजनकारी का पुरस्कार दिया गया। एशियाई पुरस्कार में सन 2011 में इन्हें सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया गया था। एशियाई पुरस्कार में सन 2009 में सिंह इज किंग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एशियाई फिल्म पुरस्कार इन्हें नॉमिनेट किया गया था। फिल्म फेयर पुरस्कार सन 2002 में अजनबी में खलनायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था। सन 2006 में गरम मसाला के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता पुरस्कार इन्हें दिया गया था।
1995 में ए दिल्लगी के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार इन्हें नॉमिनेट किया गया था। 1998 में दिल तो पागल है के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया था। सन 2005 में खाकी के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया था। सन 2005 में मुझसे शादी करोगी के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता पुरस्कार इन्हें नॉमिनेट किया गया था। सन 2005 में मुझसे शादी करोगे के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार इन्हें दिया गया था। सन 2008 में नमस्ते लंदन के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दिया गया था। सन 2009 में सिंह इज किंग के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार इन्हें दिया गया था। सन 2013 में ओ माय गॉड के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार दिया गया था। अगर बात करें स्टार स्क्रीन पुरस्कार की तो सन 2006 में गरम मसाला के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता पुरस्कार के लिए इन्हें स्क्रीन अवार्ड दिया गया था। सन 2008 में सिंह इज किंग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए स्क्रीन अवार्ड लोकप्रिय विकल्प के रूप में दिया गया था। सन 2005 में मुझसे शादी करोगे के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए इन्हें स्क्रीन अवार्ड नॉमिनेट किया गया था। 2005 में जोड़ी नंबर 1 के लिए स्क्रीन अवार्ड दिया गया था। सन 2008 में सिंह इज किंग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए स्क्रीन अवार्ड दिया गया था। अगर बात करें आईफा पुरस्कार की तो सन 2002 में अजनबी के लिए आईफा सबसेट खलनायक पुरस्कार दिया गया था। 2005 में मुझसे शादी करोगी के लिए आईफा सबसेट हास्य अभिनेता पुरस्कार के रूप में दिया गया था। 2008 में मेजबान देश थाईलैंड द्वारा विशिष्ट आईफा पुरस्कार दिया गया था। 2000 में धड़कन के लिए आईफा सबसेट अभिनेत्री पुरस्कार इन्हें नॉमिनेट किया गया था। सन 2006 में गरम मसाला के लिए आईफा सबसेट हास्य अभिनेता पुरस्कार के रूप में इन्हें नॉमिनेट किया गया था। 2008 में भूल भुलैया के लिए आईफा सबसेट अभिनेत्री पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। 2009 में दशक का पुरुष सितारा आईफा पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। 2013 में ओ माय गॉड के लिए आईफा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार के रूप में नॉमिनेट किया गया था। अगर बात करें स्टार डस्ट पुरस्कार की तो 2006 में गरम मसाला के लिए वर्ष का अभिनेता पुरस्कार दिया गया था। 2008 में हे बेबी और नमस्ते लंदन के लिए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष सितारे का पुरस्कार दिया गया था। 2009 में सिंह इज किंग के लिए स्टार डस्ट पार्ट को चॉइस सर्वश्रेष्ठ फिल्मफेयर पुरस्कार विपुल अमरल्ला शाह के साथ साझा किया गया था। सन 2010 में ब्लू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता लोकप्रिय पुरस्कार पुरुष में इन्हें दिया गया था। 2010 में 8x10 तस्वीर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सर्च लाइट पुरस्कार दिया गया था। 2011 में हाउसफुल और 30 मार खा के लिए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष सितारे का पुरस्कार दिया गया था। 2011 में हाउसफुल और 30 मार खा के लिए स्टारडस्ट सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हास्य रोमांस पुरस्कार दिया गया था। 2012 में देसी बॉयज के लिए स्टारडस्ट सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दिया गया था हास्य और रोमांस के लिए। 2013 में राउडी राठौर और खिलाड़ी 786 के लिए स्टारडस्ट सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दिया गया था एक्शन रहस्य थ्रिलर के लिए। 2013 में हाउसफुल 2 राउडी राठौर और ओ माय गॉड के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष सितारे का पुरस्कार दिया गया था। 2005 में मुझसे शादी करोगी के लिए हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ कलाकार पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। 2006 में वक्त के लिए वर्ष का स्टारडस्ट स्टार पुरस्कार दिया गया था। 2009 में सिंह इज किंग के लिए वर्ष का स्टारडस्ट स्टार पुरस्कार दिया गया था। 2010 में दे दनादन मूवी के लिए हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दिया गया था। अब बात करते हैं बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड। 2013 में राउडी राठौर के लिए एक्शन और रहस्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। 2013 में वर्ष का पूर्ण मनोरंजक अभिनेता पुरस्कार दिया गया था। 2013 में ओ माय गॉड के लिए सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक सामाजिक फिल्म के पुरस्कार के रूप में दिया गया था। 2010 में बिग स्टार दशक का अभिनेता नॉमिनेट किया गया था। 2013 में राउडी राठौर के लिए सबसे अधिक मनोरंजक अभिनेता दिया गया था। 2013 में राउडी राठौर के लिए एक्शन अभिनय में सबसे अधिक मनोरंजक अवार्ड नॉमिनेट किया गया था। बॉलीवुड मूवी अवार्ड 2001 में हेरा फेरी के लिए बॉलीवुड की मूवी अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में दिया गया था। 2003 में आवारा पागल दीवाना के लिए बॉलीवुड मूवी अवार्ड दिया गया था सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए। 2006 में फिर हेरा फेरी के लिए बॉलीवुड मूवी अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए दिया गया था। ग्लोबल इंडियन फिल्म अवार्ड 2005 में मुझसे शादी करोगी के लिए GIFS विशेष सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार दिया गया था। ग्लोबल इंडियन फिल्म और टीवी सम्मान 2012 में वर्ष का गीतांजलि ग्लैमर आइकन पुरस्कार दिया गया था। अप्सरा फिल्म और टेलीविजन प्रस्तोता गिल्ड पुरस्कार 2008 में वर्ष 2007 का सबसे मनोरंजक के रूप में पुरस्कार दिया गया था। 2006 में वक्त के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। 2006 में मुझसे शादी करोगी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। 2008 में भूल भुलैया के लिए एक हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। 2009 में सिंह इज किंग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। दादा साहब फाल्के अकादमी पुरस्कार 2013 में राउडी राठौर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2013 में राउडी राठौर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार इन्हें दिया गया था।
जी सिने पुरस्कार। 2005 में मुझसे शादी करोगी के लिए सहायक अभिनेता को जीनेसी पुरस्कार दिया गया था। 2006 में वक्त के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को जी सिने पुरस्कार दिया गया था। जी सिने पुरस्कार। 2005 में मुझसे शादी करोगी के लिए सहायक अभिनेता के रूप में इन्हें जी सिने पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। 2006 में वक्त के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को जी सिने पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। 2008 में नमस्ते लंदन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को जी सिने पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। 2011 में हाउसफुल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को जी सिने पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। 2012 में पुरुष मनोरंजक आइकन के रूप में इन्हें नॉमिनेट किया गया था। भारतीय टेलीविजन पुरस्कार। 2009 में रेडियो मिर्ची की ओर से सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन व्यक्तित्व के रूप में इन्हें पुरस्कार दिया गया था। 2002 में संसूई दर्शकों द्वारा चाइनीज सर्वश्रेष्ठ खलनायक की भूमिका फिल्म अजनबी के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। 2003 में बॉलीवुड फैशन पुरस्कार सेलिब्रिटी शैली पुरुष के रूप में इन्हें अवार्ड दिया गया था। 2006 में बॉलीवुड पीपुल्स चॉइस पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हास्य प्रदर्शन फिल्म गरम मसाला के लिए दिया गया था। 2006 में एक्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्शन अभिनेता पुरस्कार दिया गया था। 2008 में एशिया का सेक्सिएस्ट मैन अलाइव दिया गया था। 2009 में वर्ष का सबसे चहेता सितारा के रूप में इन्हें दिया गया था। 2010 में वर्ष का सबसे चहेता सितारा के रूप में दिया गया था और 2010 में हाइलो फेम पुरस्कार ऑफ फेम ट्विंकल खन्ना के साथ इस वर्ष के पुरस्कार के स्टाइलिश युगल के लिए दिया गया था। 2013 में बॉलीवुड हंगामा सर्फस्ट चॉइस मूवी पुरस्कार सहायक अभिनेता के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म ओ माई गॉड के लिए दिया गया था। शानदार कॉमिक टाइमिंग, सुपर रोमांटिक अंदाज, दमदार डायलॉग डिलीवरी, जबरदस्त एक्शन, दर्शकों का दिल जीतने वाला अभिनय और आज की तारीख में बॉलीवुड में भरोसे का दूसरा नाम राजू हरिओम भाटिया यानी अक्षय कुमार। 9 सितंबर को बॉलीवुड के सबसे बड़े खिलाड़ी का जन्मदिन होता है। 9 सितंबर 1967 को अमृतसर में जन्मे अक्षय कुमार कुछ वक्त तक वह पुरानी दिल्ली में रहे थे। उसके बाद उनका पूरा परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। डॉन बॉस्को स्कूल में पढ़ाई की। स्कूल में अक्षय का 10 दोस्तों का एक ग्रुप था जिसे इन लोगों ने ब्लू टी 10 नाम दिया था। अक्षय ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हैं। बचपन से अक्षय की दिलचस्पी मार्शल आर्ट में थी। उन्होंने 8वीं क्लास से इसकी ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि फिल्मों में आने से पहले अक्षय कुमार ने बैंकॉक में मुए थाई भी सीखी थी। यह थाईलैंड का एक कठिन मार्शल आर्ट है जिसमें विभिन्न तकनीकों के साथ खड़े होकर प्रहार किए जाते हैं। अक्षय ने बैंकॉक में शेफ और वेटर की नौकरी भी की थी। अक्षय ने मार्शल आर्ट्स पर आधारित डॉक्यूमेंट्री भी होस्ट की है। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम 7 डेडली आर्ट्स है। इस डॉक्यूमेंट्री को नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर टेलीकास्ट भी हुआ था। असल जिंदगी में अक्षय कुमार अनुशासन प्रिय हैं। अक्षय रोजाना सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और 6 बजे वह अपना काम शुरू करते हैं और सूर्यास्त होने से पहले डिनर कर लेते हैं। इस बात का जिक्र अक्षय कुमार इंटरव्यू के दौरान कई बार कर चुके हैं। चांदनी चौक टू चाइना इतनी बेसिर पैर फिल्म है कि आश्चर्य होता है कि इस पर इतना पैसा क्यों खर्च किया गया। वार्नर ब्रदर्स ने इस कहानी में ऐसा क्या देखा कि वह इसमें भागीदार बन गए। शायद उन्होंने हमें सिप्पी के पिछले रिकॉर्ड को देख पैसा लगाया होगा। 70 और 80 के दशक की ज़्यादातर फिल्में मिलना बिछोड़ना, खोया पाया, डबल रोल, यादाश्त के चले जाना और फिर लौट आना, पुनर्जन्म, बदला, खलनायक का गांव में आतंक फैलाना जैसे फार्मूलों पर आधारित रहती थी। पर इन सब का घोलमोल कर चांदनी चौक टू चाइना में परोसा गया है। ओम शांति ओम और टसन के बाद चांदनी चौक टू चाइना तीसरी ऐसी बड़ी फिल्म है जो उस दौर में बनने वाली फिल्मों पर आधारित है। चांदनी चौक में पराठे बेचने की दुकान में काम करने वाले सिद्धू यानी अक्षय कुमार के बड़े सपने हैं। वह अमीर बनना चाहता है लेकिन मेहनत पर उसका यकीन नहीं है। एक दिन 2 चीनी उसके पास आते हैं और वे सिद्धू को एक मशहूर चीनी योद्धा का पुनर्जन्म मानते हैं। चापस्टिक यानी रणबीर शौरी नामक दुभाषिया सिद्धू को बेवकूफ़ बनाकर चीन पहुंचा देता है। चीन पहुंचकर सिद्धू को पता चलता है कि उसे होजो नामक आदमी से एक गांव को छुड़ाना है जो बेहद खतरनाक है। गांव के लोग सिद्धू को महान योद्धा मानते हैं लेकिन होजो के सामने सिद्धू की पोल खुल जाती है। जब होजो सिद्धू की खूब पिटाई करता है तो वह उसे मारने की कसम खाता है। एक कुंफू मास्टर से वह कुंफू सीखता है और अपना बदला लेता है। कहानी में सखी और म्याऊ नामक दीपिका पादुकोण की दोहरी भूमिकाएं भी हैं। सखी और म्याऊ जुड़वा बहनें हैं और बचपन में होजो की वजह से बिछड़ गई थी। होजो की वजह से ही उनकी मां की मृत्यु हुई थी और उनके पिता की याददाश्त चली गई थी। सखी और म्याऊ को होजो के बारे में पता चलता है तो वह भी उससे बदला लेना चाहती है। सिद्धू को कुंफू उनके पिता ही सिखाते हैं। सिद्धू कामयाब होना और आखिर में पूरे परिवार का मिलन हो जाता है। सिद्धू कामयाब होता है और आखिर में पूरे परिवार का मिलन हो जाता है। पुरानी फिल्मों को देखकर भी नई कहानी ढंग से नहीं लिखी जा सकी।
इस कहानी में ढेर सारे अगर मगर हैं, माना कि सिनेमा के नाम पर थोड़ी छूट ली जा सकती है, लेकिन इसकी भी सीमा होती है। फार्मूला या मनोरंजक फिल्म बनाने के नाम पर दर्शक को बेवकूफ़ तो नहीं समझा जा सकता। मसाला इतना भी मत डालो कि हाजमा खराब हो जाए। निर्देशक निखिल आडवाणी का प्रस्तुतिकरण भी बेहद घटिया है। ऐसा लगा कि वे 70 और 80 के दशक में बनी फिल्मों का चांदनी चौक टू चाइना के जरिए मजाक उड़ा रहे हों। फिल्म की कहानी गंभीरता की मांग करती है, लेकिन उन्होंने इसे कॉमेडी के अंदाज में पेश किया है, जिससे मामला चौपट हो गया है। कॉमेडी का भूत उन पर ऐसा सवार था कि हर दृश्य में उन्होंने कॉमेडी घुसेड़ दी, चाहे वो रोमांटिक दृश्य हो, भावुक दृश्य हो या एक्शन सीन हो। कॉमेडी के नाम पर हास्यपात दृश्य रचे गए हैं। मिथुन चक्रवर्ती जब अक्षय कुमार को लात जमाते हैं तो अक्षय रॉकेट की तरह आसमान में जाते हैं और धड़ाम से नीचे गिरते हैं। होजो के एक आदमी को अक्षय कुमार जोर जोर से घुमाने लगते हैं तो आंधी चलने लगती है और आसपास के लोग उड़ने लगते हैं। अक्षय और दीपिका जब एक बिल्डिंग से गिरते हैं तो दीपिका छाता खोल देती है तो पैराशूट का काम करता है। ऐसे एक दो दृश्य तो बर्दाश्त किए जा सकते हैं, लेकिन जब पूरी फिल्म ही ऐसी हो तो दर्शक चांदनी चौक टू चाइना बनाने वालों की अकल पर सिर्फ तरस खा सकते हैं। इस दृश्य को देखकर भला कोई कैसे हंस सकता है। पैसा खर्च करने में भी अकल का इस्तेमाल होता है, लेकिन निखिल आडवाणी ने निर्माताओं का पैसा बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सलाम ए इश्क जैसी डब्बा फिल्म बनाने के बाद एक और डब्बा फिल्म उन्होंने अपने नाम कर ली है। टसन हो या सिंह हिज किंग या चांदनी चौक टू चाइना, अक्षय का किरदार हर जगह एक जैसा नजर आता है, वही जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति का। चांदनी चौक टू चाइना में उन्होंने दर्शकों को हंसाया, लेकिन जब दोहराव महसूस होने लगा है, उनकी क्षमताओं का पूरा दोहन निर्देशक नहीं कर पाए। खासकर स्टंट दृश्यों में अक्षय का और बेहतर उपयोग किया जा सकता था। फिल्मों के चयन के मामले में उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। दीपिका पादुकोण खूबसूरत लगी और उन्होंने स्टंट दृश्य अच्छे से अभिनीत किए। गॉर्डन लियो ने खलनायकी के तेवर दिखाए। रिचर्ड युआन, मिथुन चक्रवर्ती और रणबीर शोरी ठीक ठाक रहे। संवादों के जरिए कुछ जगह हंसने का अवसर मिलता है। चीनी भाषा में भी ढेर सारे संवाद हैं, हालांकि उन्हें अंग्रेजी सबटाइटल के साथ दिखाया गया है, लेकिन हिंदी में उन्हें दिया जाता तो ज़्यादा दर्शकों को इसका लाभ मिलता। फिल्म का तकनीकी पक्ष सशक्त है। स्टंट दृश्य फोटोग्राफी पर बहुत मेहनत की गई है। संगीत निराशजनक है, हिट गानों का अभाव अखरता रहता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चांदनी चौक टू चाइना में न चांदनी चौक के पराठों की महक है और न ही चाइना के नूडल्स का स्वाद। इस फिल्म को देखने में पैसा खर्च करने के बजाय तो नूडल्स खरीदकर खाना बेहतर रहेगा, क्योंकि यह फिल्म आज भी पैसे लेकर ही दिखाई जा रही है। हेलो दोस्तों, चांदनी चौक टू चाइना एक ऐसी मूवी थी जो कि भारी भरकम बजट के साथ बनाई गई थी, लेकिन ये फ्लॉप हो गई थी। ये किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि ये मूवी फ्लॉप होगी। ये देखने में काफ़ी अच्छी लगती है और है भी इंटरेस्टिंग। एक इंटरव्यू में जब दीपिका पादुकोण से पूछा गया कि आपके लाइफ की सबसे ख़राब फिल्म कौन सी है, तो उन्होंने बिना हिचकिचाए और बिना देरी किए चांदनी चौक टू चाइना का नाम ले लिया। उन्होंने कहा कि मैंने ना जाने ये फिल्म क्यों कर ली, मेरे मन में क्या चल रहा था। ये मेरे ज़िंदगी की सबसे बेकार फिल्म है, जो कि इतनी बुरी तरह से पिटी हुई थी। ये फिल्म जो है बनी थी 62 करोड़ रुपए में और इसकी भारत में कमाई हुई थी 23 करोड़ और दुनिया भर की कमाई हुई थी 56 करोड़। तो जहाँ पर इसकी बजट था 62 करोड़, वहाँ पर दुनिया भर यानी ग्रॉस कलेक्शन में भी मात्र 56 करोड़ का बिजनेस कर पाई थी, यानी अपना लागत भी नहीं निकाल पाई थी। ये फिल्म कॉमेडी और फैंटास्टिक एक्शन पर आधारित है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है रिव्यू में कि इस मूवी में बहुत सारे फालतू की चीज़ें दिखाई गई थी, जैसे कि अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि अक्षय कुमार के इसमें दादा मिथुन चक्रवर्ती बने हुए थे, जो कि इनके जब किक मारते हैं तो वे रॉकेट की तरह आसमान में उड़ते हैं, जो कि एक फालतू की चीज़ बताया कुछ लोगों ने रिव्यू में। और भी बहुत सारी चीज़ें कही उन्होंने कहा कि जब वे चाइनीज़ कुल्फू सीखते हैं तब वे सिर्फ मौन धारण करने पर बहुत सारा तूफान आ जाता है, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो इसमें बहुत सारी जो है काल्पनिक चीज़ें, यानी बहुत ही ज़्यादा काल्पनिक चीज़ें दिखाई गई थी, जिसकी वजह लोग बताते हैं इस फिल्म के फ्लॉप होने की। फिल्म काफ़ी अच्छी थी और बहुत सारे यानी बकवास चीज़ें इसमें बताई गई थी कि बहुत सारी इसमें कहानी से ज़्यादा इसमें बकवास भरी हुई, ऐसा कहना है। मैंने बहुत सारे रिव्यू देखे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये फिल्म
बकवास है या सही। एक कहानी थी, सिंधु चौक एक दुकान पर सब्जी काटने का काम करता है। वह जल्द से जल्द अमीर बनने का सपना देखता है। एक दिन दो चाइनीज पर्यटक उसकी दुकान पर आते हैं। वह सिद्धू को उसके भगवान का रूप बताते हैं। इस बात का जड़ से पता लगाने के लिए वह चाइना जाता है। क्या सिद्धू किसी मुश्किल में पड़ जाएगा? तो दोस्तों, ये थी चांदनी चौक टू चाइना की हमारी तरफ से छोटी सी जानकारी। आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। खराब फिल्म कौन सी है? तो उन्होंने बिना हिचकिचाए और बिना देरी किए चांदनी चौक टू चाइना का नाम ले लिया। उन्होंने कहा कि मैंने ना जाने ये फिल्म क्यों कर ली, मेरे मन में क्या चल रहा था। ये मेरे ज़िंदगी की सबसे बेकार फिल्म है, जो कि इतनी बुरी तरह से पिटी हुई थी। ये फिल्म जो है बनी थी 62 करोड़ रुपए में और इसकी भारत में कमाई हुई थी 23 करोड़ और दुनिया भर की कमाई हुई थी 56 करोड़। तो जहाँ पर इसकी बजट था 62 करोड़, वहाँ पर दुनिया भर यानी ग्रॉस कलेक्शन में भी मात्र 56 करोड़ का बिजनेस कर पाई थी, यानी अपना लागत भी नहीं निकाल पाई थी। ये फिल्म कॉमेडी और फैंटास्टिक एक्शन पर आधारित है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है रिव्यू में कि इस मूवी में बहुत सारे फालतू की चीज़ें दिखाई गई थी। जैसे कि अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि अक्षय कुमार के इसमें दादा मिथुन चक्रवर्ती बने हुए थे, जो कि इनके जब किक मारते हैं तो वे रॉकेट की तरह आसमान में उड़ते हैं, जो कि एक फालतू की चीज़ बताया कुछ लोगों ने रिव्यू में। और भी बहुत सारी चीज़ें कही उन्होंने कहा कि जब वे चाइनीज़ कुल्फू सीखते हैं तब वे सिर्फ मौन धारण करने पर बहुत सारा तूफान आ जाता है, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो इसमें बहुत सारी जो है काल्पनिक चीज़ें, यानी बहुत ही ज़्यादा काल्पनिक चीज़ें दिखाई गई थी, जिसकी वजह लोग बताते हैं इस फिल्म के फ्लॉप होने की। फिल्म काफ़ी अच्छी थी और बहुत सारे यानी बकवास चीज़ें इसमें बताई गई थी कि बहुत सारी इसमें कहानी से ज़्यादा इसमें बकवास भरी हुई, ऐसा कहना है। मैंने बहुत सारे रिव्यू देखे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये फिल्म बकवास है या सही? एक कहानी थी, सिंधु चौक एक दुकान पर सब्जी काटने का काम करता है। वह जल्द से जल्द अमीर बनने का सपना देखता है। एक दिन दो चाइनीज पर्यटक उसकी दुकान पर आते हैं। वह सिद्धू को उसके भगवान का रूप बताते हैं। इस बात का जड़ से पता लगाने के लिए वह चाइना जाता है। क्या सिद्धू किसी मुश्किल में पड़ जाएगा? तो दोस्तों, ये थी चांदनी चौक टू चाइना की हमारी तरफ से छोटी सी जानकारी। आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड मूवी की कहानी शुरू होती है कांजी मेहता यानी परेश रावल से, जो कि खुद नास्तिक है। वह भगवान की मूर्तियों को प्राचीन काल के बताकर ज्यादा कमाई करने के लिए बेचता है। कांजी भाई बाजार के चौराहे पर पक्षियों को दाना खरीद कर डालना नहीं भूलता, लेकिन वह भगवान को नहीं मानता है। एक दिन शहर में भूकंप का हल्का सा झटका आता है और पूरे शहर में जान माल का कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन इस भूकंप में कांजी भाई की दुकान तबाह हो जाती है। कांजी भाई ने अपनी दुकान का बीमा करवाया हुआ है। कांजी मेहता को उस वक्त झटका लगता है जब बीमा कंपनी भूकंप इंसान द्वारा नहीं बल्कि भगवान द्वारा आया है कहकर उसका दावा खारिज कर देते हैं और उसे उसका पैसा नहीं देते हैं। परिवार के विरोध के बावजूद कांजी भाई अदालत में भगवान के खिलाफ मामला दर्ज करवा देते हैं। कांजी भाई का केस लेने के लिए कोई भी वकील तैयार नहीं होता है और वह अपने केस की पैरवी खुद करता है। कोर्ट के सामने जबरदस्त दलीलों के दम पर अदालत में अपनी दुकान की तबाही के लिए भगवान को जिम्मेदार बताते हुए सभी धार्मिक गुरुओं को कानूनी नोटिस भेजता है। कांजी भाई की जबरदस्त बहस और दलीलों के आधार पर अदालत उसे भगवान के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देती है। कट्टरपंथी धार्मिक संगठन और धार्मिक गुरु कांजी भाई के खिलाफ मोर्चा खेलते हैं। अदालत के गेट के बाहर सैकड़ों की भीड़ कांजी भाई को मारने के लिए उसके पीछे भागती है। तभी एक चमत्कार से कांजी भाई खुद को बाइक पर बैठा पाता है। हवा से बातें करती अजीबोगरीब बाइक चलाकर उसे भीड़ में से चलाने वाला शख्स खुद को गोकुल का कृष्ण वासुदेव यादव यानी अक्षय कुमार बताता है। एक्टिंग पूरी फिल्म कांजी भाई और कृष्ण वासुदेव यानी परेश रावल और अक्षय कुमार पर टिकी है। कांजी भाई के किरदार को परेश रावल ने बेहतरीन ढंग से निभाया है। अदालत में कांजी भाई की धर्म गुरुओं से बहस के सीन अच्छे हैं। भगवान यानी कृष्ण वासुदेव से कांजी भाई के तर्क के सीन दर्शकों की हर क्लास को बांधते हैं। मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा नामदेव, महेश मांजरेकर प्रभावित करते हैं। थैंक यू के बाद अक्षय कुमार एक बार फिर इस फिल्म में बांसुरी बजाते नजर आए थे। उनके चेहरे की मासूमियत और उनमें छिपी कुटिलता देखने लायक है। डायरेक्शन किसी स्क्रिप्ट, बेहतरीन अदाकारी और धार्मिक रूढ़िवादी और मान्यताओं पर प्रहार करते डायलॉग के दम पर उमेश शुक्ला शुरुआत के आखिर तक दर्शकों को बांधने में कामयाब रहे। संगीत सोनाक्षी प्रभुदेवा पर फिल्माया गया गो गो गोविंदा गाना कई म्यूजिक चार्ट पर था। कैलाश खेर के गाए मेरे निशा गीत का फिल्मांकन अच्छा है। क्यों देखे
अच्छा मैसेज धर्म के उन ठेकेदारों पर कटाक्ष जो अपनी धर्म की दुकान चलाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। परेश रावल का गजब अभिनय अक्षय का अलग अंदाज कुछ ऐसा है कि आप पूरी फैमिली के साथ इस फिल्म को बेहिचक देख सकते हैं। ईश्वर से प्रार्थना और नाराजगी का दौर चलता रहता है। कभी कभार यह नाराजगी इतनी बढ़ जाती है कि इंसान ही अपने ईश के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। लेकिन जरा सोचिए, कोई भगवान को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दे और उसे दुनिया के सामने अपने होने का सबूत पेश करने के लिए कहे तो इसे आप क्या कहेंगे। रिलीज हुई फिल्म ओ माई गॉड में भी स्वभाव से नास्तिक कांजी भाई ने कुछ ऐसा ही किया है। भगवान के कुछ कारनामों से नाराज कांजी भाई यानी परेश रावल ने स्वयं भगवान को ही चुनौती दे डाली। चलिए जानते हैं क्या है इस फिल्म की कहानी और कितनी पसंद आ सकती है दर्शकों को। स्वभाव से नास्तिक कांजी मेहता यानी परेश रावल सस्ते दामों पर भगवान की मूर्तियां खरीदकर उन्हें वर्षों पुराना बताकर बेच देता है और भगवान के भक्त बहुत आसानी से उसे उसके झांसे में आ जाते हैं। एक दिन भूकंप आता है और पूरे शहर में बस उसकी ही दुकान तबाह हो जाती है। कांजी ने अपनी दुकान का बीमा करवाया हुआ था, लेकिन बीमा कंपनी इसे एक्ट ऑफ गॉड यानी भगवान द्वारा किया गया कार्य बताकर उसे बीमा देने से मना कर देती है। गुस्साया कांजी बीमा कंपनी पर केस कर देता है और देखते ही देखते यह केस इंसान और भगवान के अस्तित्व पर आकर खड़ा हो जाता है। विभिन्न धर्मों के लोग उसके विरुद्ध हो जाते हैं और उसे मारने के लिए तैयार हैं। ऐसे में उसकी जान बचाते हैं स्वयं कृष्णा, लेकिन उसका केस तब उलझ जाता है जब उसे भगवान के अस्तित्व को साबित करने के लिए कहा जाता है। फिल्म का फर्स्ट पार्ट बहुत दिलचस्प है। हास्य और व्यंग के बल पर निर्देशक दर्शकों को फिल्म के साथ जोड़े रखने में पूरी तरह सफल हुए हैं और व्यंग और हास्य फिल्म को मजेदार बनाए रखता है। फिल्म में होने वाले घटनाक्रम दर्शकों का ध्यान बांटने तक नहीं देते। अदाकारी परेश रावल और कृष्ण भगवान के रूप में अक्षय कुमार दोनों ने ही प्रभावित किया है। मुख्य भूमिकाओं के अलावा फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, महेश मांजरेकर और ओमपुरी भी हैं। इन सभी की एक्टिंग बहुत मजबूत है। अगर आप अक्षय कुमार और परेश रावल की कॉमेडी को पसंद करते हैं तो यह फिल्म आपके लिए परफेक्ट है। फिल्म में ईश्वर और इंसान के बीच संबंध को भी दर्शाया गया है, जो ओ माई गॉड फिल्म देखने का एक और कारण है। ओ माई गॉड मूवी में कांजी मेहता की एक दुकान है जिसमें वे भगवान की मूर्तियाँ, लॉकेट, फोटो आदि बेचते हैं। पुरानी मूर्ति सस्ते दामों में खरीदते हैं और उन्हें वर्षों पुरानी बताकर एक का माल 10 गुना में बेचते हैं। भगवान के अंधभक्त झांसे में आ जाते हैं। मजेदार बात यह है कि कांजी मेहता नास्तिक है, भगवान को वो मानते ही नहीं हैं। एक दिन भूकंप आता है और पूरे शहर में सिर्फ कांजी की दुकान तबाह होती है। इसको लेकर लोग काफ़ी आश्चर्य व्यक्त करते हैं। कांजी भाई ने बीमा करवाया होता है अपनी दुकान का। जब वे क्लेम लेने जाते हैं तो एक्ट ऑफ गॉड के तहत बीमा कंपनी उनका दावा ठुकरा देती है। कंपनी के मुताबिक भूकंप मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि भगवान द्वारा आया है। गुस्साया कांजी भगवान के खिलाफ अदालत में जाता है और अपना हर्जाना मांगता है। कांजी विभिन्न धर्मों के प्रमुख को कानूनी नोटिस भेजता है जिससे लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। अदालत कांजी की भगवान के खिलाफ मुकदमा चलाने की बात मान लेती है। कांजी अपनी पैरवी खुद करता है। अदालत में जैसे ही कांजी बाहर निकलता है वैसे ही लोग उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। कांजी भागता है लेकिन भीड़ उसके नज़दीक पहुंच जाती है। अचानक एक व्यक्ति चमत्कारी तरीके से बाइक पर आता है और कांजी को बैठाकर सुरक्षित जगह ले जाता है। वह अपने आप को भगवान बताते हुए अपना नाम कृष्णा वसुदेव यादव बताता है। कांजी को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता है। दूसरी सुनवाई में कांजी शानदार जिरह करता है, लेकिन तब वह फंस जाता है जब उसे साबित करने के लिए कहा जाता है कि भगवान का अस्तित्व है। आखिर कोई ये कैसे साबित कर सकता है? कांजी केस जीतता है या उसकी हार होती है, जानने के लिए अगर ये फिल्म देखे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओ माई गॉड 2012 की भारतीय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। यह गुजराती मंच नाटक कांजी विरुद्ध कांजी पर आधारित है। इसकी कहानी एक ऑस्ट्रेलियाई फिल्म द मैन हू सुसाइड, वो व्यक्ति जो भगवान पर मुकदमा किया के समान है। यह उमेश शुक्ला द्वारा निर्देशित है। फिल्म में निर्णायक भूमिका में मिथुन चक्रवर्ती के साथ साथ मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार और परेश रावल भी हैं। हेलो दोस्तों, हर कोई भगवान को पूजता है और आप भी पूजते होंगे, लेकिन क्या कभी आपका किसी सच्चे नास्तिक से पाला पड़ा है? जो लोग आपने आप को नास्तिक समझते हैं, दरअसल वह भी कहीं ना कहीं भगवान का डर मन में लिए रहते हैं। लेकिन हम आज आपको एक सच्चे नास्तिक से मिलवाएंगे। आप समझ ही गए होंगे हम परेश रावल की फिल्म ओ माई गॉड की बात कर रहे हैं। फिल्म के बारे में काफ़ी चर्चा थी कि ये भगवान विरोधी है। ये कॉमेडी फिल्म है, इसमें भगवान मॉडर्न है और भी ना जाने क्या क्या बातचीत की गई थी। तो चलिए हम आपको बताते हैं आखिर ओ माई गॉड है किस मर्ज की दवा। कहानी
कांजी लालाजी मेहता यानी परेश रावल नास्तिक इंसान है, लेकिन वह चोर बाजार में मूर्तियां बेचने का काम सालों से कर रहा है। कांजी को भगवान के किसी काम से कोई दिलचस्पी नहीं है। एक भूकंप के कारण उसकी पूरी दुकान टूट जाती है और सारी मूर्तियां उस मलबे में दब जाती हैं। गॉड ऑफ एक्ट के तहत उसे कोई मुआवजा नहीं मिलता है। कांजी को कोई रास्ता नहीं सोचता तो वह अपने नुकसान के लिए गॉड के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करता है। कांजी लाल को उसका मुआवजा मिला या नहीं, इसके लिए आपको एक फिल्म देखनी होगी, लेकिन कोर्ट में कांजी की दलीलों और धर्मगुरुओं की सच्चाई को फिल्म की कहानी में बेहतरीन तरीके से पिरोया गया है। अभिनय। परेश रावल का अभिनय काबिल तारीफ है। परेश रावल ने साबित कर दिया है कि वह किसी भी रोल को संजीदगी से निभा सकते हैं। अक्षय कुमार कैमियो रोल में दिखाई पड़े, लेकिन एक मॉडर्न भगवान के अवतार में अपने स्टंट दिखाने से बाज नहीं आए। मिथुन चक्रवर्ती ने एक मठाधीश की भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाया है। मिथुन दा की अदाएं लोगों का काफी मनोरंजन करेंगी। महेश मांजरेकर की सिग्नेचर लाइन आपको याद रह सकती है, रिलैक्स रिलैक्स। निर्देशन। फिल्म एक गुजराती नाटक पर आधारित है, लेकिन निर्देशक उमेश शुक्ला ने फिल्म में नाटक के तत्व हावी नहीं होने दिए। फिल्म अपनी थीम पर शुरू से आखिर तक टिकी रही। हालांकि फिल्म के फर्स्ट हाफ से ज़्यादा सेकंड हाफ मज़ेदार, दिलचस्प और बांधे रखने वाला है। फिल्म बीच बीच में कॉमेडी का पुट भी लिए हुए है, जो दर्शकों को हंसाता भी है। फिल्म में कुछ छोटी मोटी कमियां, जैसे भगवान का सबको एक नॉर्मल इंसान की तरह दिखाई देना, मीडिया के विज्ञापनों को बार बार बिना वजह दिखाना भी नजर आती है, लेकिन कुल मिलाकर उमेश आपको बांधे रखने में कामयाब रहते हैं। संगीत। सोनाक्षी सिन्हा का आइटम नंबर गो 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 गोविंदा फिल्म में सटीक बैठता है। इसके अलावा भी संगीत का फिल्म की कहानी से अच्छा तालमेल है और वह बोर नहीं करता। क्यों देखें। कांजी लालाजी मेहता की भगवान के खिलाफ दिलचस्प दलीलें, धर्मगुरुओं और मठाधीशों से कोर्ट की चलने वाली बहस के बीच एक लॉजिक मैसेज के लिए यह आप फिल्म देख सकते हैं। यह एक अच्छी और पारिवारिक फिल्म है, क्यों ना देखें। यदि आपको ग्लैमरस या फिर एक्शन से भरपूर फिल्में पसंद है और सीधी सादी कॉमेडी ना पसंद है तो यह आपके लिए नहीं है। एक्स्ट्रा शॉट। कलर्स चैनल के लिए कई सालों तक काम करने वाले अश्विनी यार्डे यानी फिल्म के सहयोगी निर्माता हैं। फिल्म ओ माई गॉड की शूटिंग के बाद धर्म और ईश्वर के प्रति अक्षय की सोच पूरी तरह बदल गई थी। ओ माई गॉड में अक्षय ने भगवान कृष्ण की भूमिका निभाई है। हालांकि फिल्म में मुरली बजाने वाले या चक्र धारण करने वाले कृष्ण नहीं बने हैं, बल्कि उनमें इनमें उनकी वेशभूषा एक आम इंसान की तरह ही है। यह फिल्म परेश रावल अभिनीत एक गुजराती नाटक पर आधारित है, यानी फिल्म की कहानी गुजराती नाटक कांजी विरुद्ध कांजी पर बेस्ड है। इसे कृष्ण वर्सेस कन्हैया से भी इंस्पायर्ड बताया जा रहा है। हालांकि फिल्म नाटक पर बेस्ड है, लेकिन इस फिल्म के फिल्मांकन के लिए कुछ जरूरी परिवर्तन इस नाटक की स्क्रिप्ट में दिए गए हैं। इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने अपने आप को मांसाहार से दूर कर लिया था और वे शाकाहारी बन गए थे। इस फिल्म में परेश रावल पहली बार अक्षय कुमार के साथ फिल्म के निर्माता बने हैं। रजनीकांत ओ माई गॉड के तमिल वर्जन में भगवान की भूमिका निभाएंगे। साउथ के फिल्मकार कृष्ण प्रकाश ने अक्षय की फिल्म का रीमेक बनाने का फैसला किया है। फिल्म में लीड रोल रजनीकांत के दामाद धनुष निभाएंगे। फिल्म की रिलीज के दौरान कोई बवाल न हो, इसलिए इस फिल्म की स्क्रीनिंग देश भर के धर्मगुरुओं और अलग धर्मों को मानने वाले गुरुओं के लिए कराई गई। ओ माई गॉड पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए लखनऊ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में प्रमोद पांडे ने याचिका दायर की थी, जिसमें फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। उनका मानना था कि फिल्म में अभिनेता परेश रावल को गंगा जल में शराब मिलाते दिखाया गया था। ऐसे में उन्होंने अक्षय कुमार, परेश रावल और निर्देशक उमेश शुक्ला के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी इंतखाब आलम ने हजरतगंज पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट की मांग की थी। हालांकि इस मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को हुई थी। बॉलीवुड की दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा प्रभुदेवा के साथ ओ माई गॉड में एक स्पेशल आइटम नंबर थिरकते दिखाई दी थी। फिल्म में सलमान की आवाज़ का इस्तेमाल सिर्फ प्रोमो के लिए किया गया था। इस फिल्म को रिलीज से पहले ही फिल्म का सीक्वल बनाने का प्लान हो चुका था। परेश रावल के मुताबिक इस बार वो खुद का फिल्म निर्माण किए थे। फिल्म के सितारे। परेश रावल, अक्षय कुमार एक बार फिर पहले पर्दे पर नजर आ रहे हैं। इस फिल्म की केमिस्ट्री हमेशा से पर्दे पर पसंद की जा रही है। सितारे कहते हैं ओ माई गॉड में भी परेश और अक्षय दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहे थे। अंक ज्योतिष के अनुसार परेश का मूल्यांकन 3 है और अक्षय का 9 मूल्यांक है। इन दोनों मूल्यांक वाले के बीच अच्छी दोस्ती होती है। यही वजह है दोनों ने मिलकर साझेदारी में फिल्म बनाने का फैसला किया। इन दोनों स्टार्स का भयांक 5 है, जो इस वर्ष के हिसाब से इनके लिए लकी था। ओ माई गॉड का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन संतोषजनक रहा था।
ओ माई गॉड यानी OMG 2012 की भारतीय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। यह गुजराती मंच नाटक कांजी विरुद्ध कांजी पर आधारित है। इसकी कहानी एक ऑस्ट्रेलियाई फिल्म द मैन हू शूड गॉड यानी वो व्यक्ति जिसने भगवान पर मुकदमा किया है के समान है। यह उमेश शुक्ला द्वारा निर्देशित है। फिल्म में निर्णायक भूमिका में मिथुन चक्रवर्ती के साथ साथ मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार और परेश रावल भी हैं। 20 करोड़ के बजट पर इसे बनाया गया है। 28 सितंबर 2012 को रिलीज होने के बाद फिल्म को आलोचकों से काफ़ी प्रशंसा मिली और इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म घोषित किया गया था। तेलुगु में बने फिल्म के रीमेक में मुख्य भूमिका में गोपाल बैक्सेंट और पवन कल्याण आदि हैं। यह मूवी 20 करोड़ के बजट में बनाई गई थी और इसकी कुल कमाई 105 करोड़ हुई थी। कहानी: कांजी लालाजी मेहता यानी परेश रावल एक मध्यम वर्ग के दुकानदार हैं जो नई मूर्तियों को पुरानी मूर्ति कहकर ऊंचे दामों में बेचते हैं। वह भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं और अपने बेटे द्वारा दही हांडी के समय उस वक्त कार्यक्रम को रुकवा देते हैं, जिस कारण सिद्धेश्वर महाराज उसे श्राप दे देते हैं। उस दिन भूकंप में केवल उसी के दुकान को नुकसान होता है। अगले दिन वह अपने दुकान के नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कार्यालय जाता है, जहां उसे पता चलता है कि प्राकृतिक आपदा यानी एक्ट ऑफ गॉड नामक नियम के अनुसार उसे कोई भी नुकसान की भरपाई कंपनी नहीं करेगी। इस कारण कांजी लाल कंपनी पर प्रकरण यानी केस दर्ज करने के लिए हनीफ कुरैशी यानी ओमपुरी के पास जाता है। वह उसे बताता है कि कंपनी के खिलाफ पहले से ही कई लोगों ने प्रकरण दर्ज कर रखे हैं, लेकिन किसी को भी न्याय नहीं मिला। इसके बाद कांजी कंपनी के साथ साथ सिद्धेश्वर महाराज यानी गोविंदा नंदोऊ, गोपी मैया और लीलाधर स्वामी यानी मिथुन चक्रवर्ती आदि पर भी प्रकरण के नाम दर्ज कराता है। यह प्रकरण न्यायालय में जाता है और दूसरे पक्ष का वकील यानी महेश मांजरेकर इस प्रकरण को बंद करने के लिए कहता है। यह भी कहता है बीमा कंपनी ने साफ साफ पहले ही नियम में लिखा है कि किसी भी प्रकृति आपदा यानी एक्ट ऑफ गॉड में हुए किसी भी नुकसान की भरपाई कंपनी नहीं करेगी। इसके बाद कांजी स्वयं ही अपना पक्ष रखता है और अपनी बात कहता है। इसके बाद अदालत उस प्रकरण को ले लेती है और उसके बाद यह प्रकरण शुरू होता है। इसके बाद कांजी पर हमला भी होता है और कृष्ण वसुदेव यादव यानी अक्षय कुमार उसे बचा लेते हैं। इसके बाद कांजी की पत्नी और बच्चे के घर में रहते समय हमला होता है। जब कांजी अपने घर आता है तो वह उसे भी दूसरी जगह जाने के लिए कहते हैं, लेकिन कांजी वही रहता है और उसके बाद उसके घर कृष्ण वसुदेव यादव आते हैं। वह कांजी के घर को बैंक के द्वारा खरीद लेते हैं और कांजी को भी उस घर में रहने के लिए सहमति दे देते हैं। इस प्रकरण पर समाचार आदि में बहस होती रहती है और कांजी व कृष्ण तब टीवी देखते रहते हैं, तो कृष्ण उसे सार्वजनिक रूप से अपने विचार लोगों को बताने के लिए कहते हैं। इसके बाद 100 से अधिक लोग साथ में प्रकरण दर्ज करने आ जाते हैं। जिस दिन लोगों को बीमा कंपनी ने इस प्रकरण का धोखा दिया था, लेकिन कांजी के पास कोई सबूत नहीं था कि यह एक्ट ऑफ गॉड के कारण हुआ था। तभी कृष्ण उसे बताते हैं कि वह भगवत गीता, कुरान और बाइबल को पढ़े। इसके बाद अगले दिन वह कई बिंदुओं में यह बात न्यायालय में रखता है। तभी उसकी सेहत खराब हो जाती है और वह गिर जाता है। इसके बाद अस्पताल में उसकी नींद खुलती है और वह कृष्ण को देखता है और तभी कृष्ण उसे बताता है कि वह महीनों से कोमा में पड़ा है। इसी बीच कुछ चूक हो जाती है। इस बीच बहुत कुछ हो चुका है। न्यायालय ने यह प्रकरण उसके पक्ष में सुनाया और सभी को उनका पैसा मिल गया। साथ ही लीलाधर, गोपी और सिद्धेश्वर ने उसे भगवान बना दिया और एक मंदिर भी बनाया है। इसके बाद वह अपने मंदिर के निर्माण को रोकने जाता है। उसके बाद कांजी अपनी मूर्ति तोड़ देता है। इसके बाद वह कृष्ण के पास जाता है तो वह देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है। तभी उसे कृष्ण के गाड़ी की चाबी मिलती है और कांजी उसे उठाता है और अपने पास रखता है। तभी एक आवाज़ सुनाई देती है कि तुम अभी जो कर रहे हो वही है जिसका तुम अभी तक विरोध कर रहे थे। उसके बाद वह उस चाबी को आसमान में फेंक देता है और वह चाबी अदृश्य हो जाती है। संगीत: ओ माई गॉड का संगीत निर्देशन व निर्माण हिमेश रेशमिया, सचिन जिगर और मीत ब्रोस अंजान के द्वारा दिया गया है, जबकि संगीत शब्बीर अहमद, कुमार स्वानंद किरकिरे और सुब्रत सिन्हा ने लिखा है। गीतों को हिमेश रेशमिया, श्रेया घोषाल, कैलाश खेर, बेनी दयाल, एस किंग, सूरज जगन, कीर्ति सकनिया, जुबीन गर्ग, मीत ब्रोस अंजान, आर्या आचार्य, मोहम्मद इरफान, अमन त्रिघा और परास नाथ ने गाया है। सभी गीत शब्बीर अहमद, कुमार आनंद किरकिरे और सुब्रत सिन्हा द्वारा लिखे गए हैं। इसमें पहला सॉन्ग था डोंट वरी, जिसे गाया था हिमेश रेशमिया, बेनी दयाल और आर्या आचार्य ने। दूसरा सॉन्ग था मेरे निशान, जिसे गाया था कैलाश खेर, मीत ब्रोस अंजान ने। तीसरा सॉन्ग था तू ही तू, जिसे गाया था मोहम्मद इरफान अली ने। चौथा सॉन्ग था गो गो गोविंदा, जिसे गाया था मीका सिंह, श्रेया घोषाल ने।
पांचवा सॉन्ग था हरी बोल जिसे गाया था कीर्ति सगातिया ने। छठा सॉन्ग था तू ही तू जो कि रिप्राइज में था जिसे गाया था सूरज जगन ने। सातवां सॉन्ग था ओ माई गॉड जो कि साउंड ट्रैक में था जिसे गाया था सुबेन गर्ग ने। आठवां सॉन्ग था तू ही तू जिसे गाया था अस्किंग ने। नवा सॉन्ग था गो गो गोविंदा जो कि रिप्राइज में था जिसे गाया था अमन त्रिखा श्रेया घोषाल ने। 10वां सॉन्ग था डोंट वरी ये रिमिक्स में था जिसे हिमेश रेशमिया, बेनी दयाल और आर्यन आचार्य ने गाया था। 11वां सॉन्ग था तू ही तू यह भी रिमिक्स में था जिसे मोहम्मद इरफान अली ने गाया था। 12वां सॉन्ग था कृष्णा थीम जो कि बांसुरी में था यानी बांसुरी की आवाज़ में जिसे प्रासनाथ ने बजाया था। निर्माण फिल्म के निर्माता अक्षय कुमार ने 2012 में फिल्म की घोषणा की। जब फिल्म के प्रोमो जारी किए गए तो लोगों ने अभिनेता सलमान खान की आवाज़ सुनी और कहा कि वह फिल्म में एक भूमिका निभा रहे हैं या कथावाचक यानी नरेटर की भूमिका में है। बाद में निर्देशक उमेश शुक्ला ने बताया कि सलमान की आवाज़ का ही फिल्म के प्रोमो में इस्तेमाल किया जा रहा है। निर्देशक ने INS को बताया कि वह सलमान फिल्म में किसी भी भूमिका में नहीं है, उनकी केवल आवाज़ है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी फिल्म एक हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म है और हमें किसी ऐसे की ज़रूरत है जो दर्शकों के साथ न्याय कर सके। बाद में इस बात की पुष्टि की गई कि अक्षय के करीबी दोस्त परेश रावल जो किशन बनाम कन्हैया नामक मूल नाटक किशन में दिखे थे, फिल्म में अक्षय के साथ दिखाई देंगे। इस फिल्म में शाहरुख खान से भी एक सहायक भूमिका निभाने की उम्मीद की गई थी, लेकिन बाद में शाहरुख ने इस परियोजना से बाहर का विकल्प चुना और इस भूमिका को मिथुन चक्रवर्ती द्वारा ले लिया गया। सूचना के अनुसार फिल्मांकन जनवरी 2012 से शुरू हो गया था। इसके अलावा इससे पहले कुमार की फिल्म राउडी राठौर का निर्देशन कर चुके निर्देशक प्रभुदेवा इस फिल्म में सोनाक्षी के साथ एक आइटम नंबर प्रदर्शित किया था। रिपोर्टों के अनुसार इस फिल्म में अक्षय कुमार $1 मिलियन की डिजाइनर मोटरसाइकिल चलाते दिखाई दिए थे। ओ माई गॉड 28 सितंबर 2012 को दुनिया भर में रिलीज की गई थी। इसको सिनेमाघरों में रिलीज करने के पहले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC ने U प्रमाण पत्र दिया था। समालोचना अपनी रिलीज के बाद से ओ माई गॉड को आलोचकों की काफ़ी प्रशंसा मिली। बॉलीवुड हंगामा के तरन आदर्श ने इसे 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा ओ माई गॉड एक बड़े पैमाने पर सफल नाटक का एक सोचने पर मजबूर करने वाला रूपांतरण है। फिल्म एक संवेदनशील और अछूता विषय को छूती है। इससे अधिवक्ताओं और शत्रुओं का अपना हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन फिल्म का सामाजिक संदेश इसे एक बार देखने के कारणों में से एक है। रेडियो की सुकन्या वर्मा ने इसे 5 में से 4 रेटिंग दी और कहा धर्म दुरुपयोग व व्यवसायीकरण की ओर ध्यान खींचती है। यह व्यंग्य कहानी और कल्पना का एक बहादुर और अवशेषित मिश्रण है। इंडिपेंडेंट बॉलीवुड के फैसल सेफ ने इसका 5 में से 4 मूल्यांकन किया और कहा देखने अवश्य जाएं, फिल्म को निडर प्रदर्शन के साथ निडर अवधारणा के लिए देखें। बॉक्स ऑफिस फिल्म की ओपनिंग थोड़ी धीमी रही, लेकिन दूसरे और तीसरे दिन पर अच्छी वृद्धि देखी गई। अपने पहले सप्ताहांत में 30 मिलियन धीमी शुरुआत के साथ यह फिल्म सकल संग्रह करने में कामयाब रही। अपने पहले सप्ताह में 357 मिलियन, अपने दूसरे सप्ताह में $4.53 और तीसरे सप्ताह में 22 मिलियन, 3 सप्ताह में 725 मिलियन के आसपास एकत्र किए। फिल्म ने चौथे सप्ताह तक कुल 782 मिलियन बनाने के लिए $62.4 मिलियन और अर्जित किए। विदेश में ओ माई गॉड ने 10 दिन में अमेरिका में 2.5 मिलियन की कमाई करी। 17 दिन के अंत में ओ माई गॉड की कमाई $104 मिलियन थी। विवाद फिल्म में प्रमुख हिंदू देवी देवताओं और भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के चित्रण पर बहुत विवाद उत्पन्न हुआ था। जालंधर राज्य महिला कांग्रेस की उपराष्ट्रपति निमिषा मेहता ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए प्रमुख अभिनेताओं परेश रावल, अक्षय कुमार और फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई। नोटिस में आपत्तिजनक दृश्यों और संवादों को हटाने के लिए उनसे पूछा गया। अक्षय कुमार को इस घटना के बाद पुलिस द्वारा सुरक्षा दी गई। फिल्म पर संयुक्त अरब अमीरात में प्रतिबंध लगा दिया गया था। वायकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के विक्रम मल्होत्रा ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया हमें अभी तक कोई एक आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन हमसे जो कहा गया है वह है कि फिल्म की सामग्री बहुत संवेदनशील है। फिल्म 2001 में रिलीज भगवान पर मुकदमा दायर करने वाला आदमी द मैन हू स्वेट गॉड नामक ऑस्ट्रेलियाई फिल्म की रीमेक है। 12 जुलाई 2014 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अजय मणिकराव, खनविलकर और आलोक आराधे की बेंच के तहत अक्षय कुमार और परेश रावल को हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए नोटिस जारी किया गया। अवार्ड्स
फिल्म को अनुसंधान, दस्तावेजीकरण व सामाजिक विज्ञान संस्था द्वारा दूसरे IRDS हिंदी फिल्म पुरस्कारों के दौरान सामाजिक चिंता पर सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्म ने 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए पुरस्कार जीता था। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार अपनी सुपरहिट फिल्म ओ माई गॉड का सीक्वल बनाना चाहते थे। अक्षय इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म गॉड के प्रमोशन में बिजी थे। उन्होंने बताया था कि अपनी सुपरहिट फिल्म ओ माई गॉड का पार्ट 2 काफी समय से प्लान कर रहे हैं। अक्षय ने बताया कि ओ माई गॉड 2 के लिए वह अब तक 4 कहानियां सुन चुके हैं, लेकिन कोई भी कहानी उन्हें अब तक पसंद नहीं आई है। इसके अलावा अक्षय कुमार राउडी राठौर 2 बनाने के लिए भी बेहद बेचैन थे, लेकिन सही कहानी न मिलने की वजह से बात आगे नहीं बढ़ रही थी। अक्षय ने कहा, मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ कि ओ माई गॉड का दूसरा भाग बन जाए, लेकिन नहीं बन पा रहा है। कोई अच्छी स्क्रिप्ट ही नहीं मिल रही है। ओ माई गॉड 2 बनाने के लिए अब तक 4 स्क्रिप्ट सुना चुका हूँ। ओ माई गॉड 2 बनाने के लिए अब तक 4 स्क्रिप्ट सुन चुका हूँ, लेकिन अब तक कोई कहानी नहीं जमी है। जैसे ही कोई अच्छी कहानी मिलेगी मैं ओ माई गॉड 2 बनाऊंगा। ऐसे ही राउडी राठौर पार्ट 2 के लिए भी 3 स्टोरी सुन चुका हूँ, लेकिन कोई सही नहीं लग रही है। जब तक कहानी सही तरह से पहले भाग के साथ रिलेट नहीं करेगी तब तक मज़ा नहीं आएगा। आसान नहीं होता है एक कमर्शियल फिल्म बनाना। बता दें कि इस फिल्म को लेकर विवाद भी हुए थे। ओम शांति ओम और टसन के बाद चांदनी चौक टू चाइना तीसरी ऐसी बड़ी फिल्म है जो उस दौर में बनने वाली फिल्मों पर आधारित है। चांदनी चौक टू चाइना में पराठे की दुकान में काम करने वाले सिद्धू यानी अक्षय कुमार के सपने बड़े हैं। वह अमीर बनना चाहता है, लेकिन मेहनत पर उसका यकीन नहीं है। एक दिन 2 चीनी उसके पास आते हैं और वे सिद्धू को एक मशहूर चीनी योद्धा का पुनर्जन्म मानते हैं। चापस्टिक यानी रणवीर शौरी नामक दुभाषिया सिद्धू को बेवकूफ़ बनाकर चीन पहुंचा देता है। चीन पहुंचकर सिद्धू को पता चलता है कि उसे होजो नामक आदमी से एक गांव को छुड़ाना है जो बेहद खतरनाक है। गांव के लोग सिद्धू को महान योद्धा मानते हैं, लेकिन होजो के सामने सिद्धू की पोल खुल जाती है। जब होजो सिद्धू की खूब पिटाई करता है तो वह उसे मारने की कसम खाता है। एक कुंफू मास्टर से वह कुंफू सीखता है और अपना बदला लेता है। कहानी में सखी और म्याऊ नामक देविका पादुकोण की दोहरी भूमिकाएं हैं। सखी और म्याऊ जुड़वा बहनें हैं और बचपन में होजो की वजह से बिछड़ गई थी। होजो की वजह से ही उनकी मां की मृत्यु हुई थी और उनके पिता की यादाश्त चली गई थी। सखी और म्याऊ को होजो के बारे में पता चलता है तो वह भी उससे बदला लेना चाहती हैं। सिद्धू को कुंफू उनके पिता ही सिखाते हैं। सिद्धू कामयाब होता है और आखिर में पूरे परिवार का मिलन हो जाता है। पुरानी फिल्मों को देखकर भी नई कहानी ढंग से नहीं लिखी जा सकी। इस कहानी में ढेर सारे अगर मगर हैं। माना कि सिनेमा के नाम पर थोड़ी छूट ली जा सकती है, लेकिन इसकी भी सीमा होती है। फार्मूला या मनोरंजक फिल्म बनाने के नाम पर दर्शकों को बेवकूफ़ तो नहीं समझा जा सकता। मसाला इतना ही मत डालो कि हाजमा खराब हो जाए। निर्देशक निखिल आडवाणी का प्रस्तुतिकरण भी बेहद घटिया है। ऐसा लगा कि 70 और 80 के दशक में बनी फिल्मों का चांदनी चौक टू चाइना के जरिए मजाक उड़ा रहे हों। फिल्म की कहानी गंभीरता की मांग करती है, लेकिन उन्होंने इसे कॉमेडी के अंदाज में पेश किया है, जिससे मसाला चौपट हो गया है। कॉमेडी का भूत उन पर ऐसा सवार था कि हर दृश्य में उन्होंने कॉमेडी घुसेड़ दी, चाहे वो रोमांटिक दृश्य हो, भावुक दृश्य हो या एक्शन सीन हो। कॉमेडी के नाम पर हास्यपात दृश्य रचे गए हैं। मिथुन चक्रवर्ती जब अक्षय कुमार को लात मारते हैं तो अक्षय रॉकेट की तरह आसमान में जाते हैं और धड़ाम से नीचे गिरते हैं। होजो के एक आदमी को अक्षय उठाकर जोर से घुमाने लगते हैं तो आंधी चलने लगती है और आसपास के लोग उड़ने लगते हैं। अक्षय और देविका जब एक बिल्डिंग से गिरते हैं तो देविका छाता खोल देती है, जो पैराशूट का काम करता है। ऐसे 1-2 दृश्य तो बर्दाश्त किए जा सकते हैं, लेकिन जब पूरी फिल्म ही ऐसी ही हो तो दर्शक चांदनी चौक टू चाइना बनाने वालों अक्ल पर सिर्फ तरस खा सकते हैं। इन दृश्यों को देखकर भला कोई कैसे हंस सकता है। पैसा खर्च करने में भी अकल का इस्तेमाल होता है, लेकिन निखिल आडवाणी ने निर्माताओं का पैसा बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सलामे इश्क जैसी डब्बा फिल्म बनाने के बाद एक और डब्बा फिल्म उन्होंने अपने नाम कर ली। टसन हो या सिंह स्किन या चांदनी चौक टू चाइना, अक्षय का किरदार हर जगह एक जैसा नजर आता है, वही जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति का। उन्हें टाइप होने से बचना चाहिए। चांदनी चौक टू चाइना में उन्होंने दर्शकों को हंसाया, लेकिन अब दोहराव महसूस होने लगा है। उनकी क्षमताओं का पूरा दोहन निर्देशक नहीं कर पाए। खासकर स्टंट दृश्यों में अक्षय का और बेहतर उपयोग किया जा सकता था। फिल्मों के चयन के मामले में भी उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। देविका पादुकोण खूबसूरत लगी और उन्होंने स्टंट दृश्य अच्छे से अभिनीत किए।
गॉर्डन लियो ने खलनायकी के तेवर दिखाए। रिचर्ड युवान, मिथुन चक्रवर्ती और रणबीर शौरी ठीक ठाक रहे। संवादों के जरिए कुछ जगह हंसने का अवसर मिलता है। चीनी भाषा में भी ढेर सारे संवाद हैं, हालांकि उन्हें अंग्रेजी सबटाइटल के साथ दिखाया गया है, लेकिन हिंदी में उन्हें दिया जाता तो ज़्यादा दर्शकों को इसका लाभ मिलता। फिल्म का तकनीकी पक्ष सशक्त है। स्टंट दृश्य फोटोग्राफी पर बहुत मेहनत की गई है। संगीत निराशाजनक है। हिट गानों का अभाव अखरता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चांदनी चौक टू चाइना में ना चांदनी चौक के पराठों की महक है और ना चाइना के नूडल्स का स्वाद। इस फिल्म को देखने में पैसा खर्च करने के बजाय तो नूडल खरीद कर खाना बेहतर होगा। अक्षय कुमार राजीव हरिओम भाटिया एक भारतीय बॉलीवुड अभिनेता हैं। वो 145 फिल्मों से अधिक हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं। 90 के दशक में हिट एक्शन फिल्में जैसे खिलाड़ी जो कि 1992 में आई थी, मोहरा जो कि 1994 में आई थी और सबसे बड़ा खिलाड़ी जो कि 1995 में आई थी में अभिनय करने के कारण कुमार को बॉलीवुड का एक्शन हीरो की संज्ञा दी जाती थी। वह विशेषता खिलाड़ी श्रृंखला के लिए जाने जाते हैं। फिर भी वह रोमांटिक फिल्में जैसे ये दिल लगी जो कि 1994 में आई थी और धड़कन जो कि 2000 में आई थी में अपने अभिनय के लिए सम्मानित किए गए और साथ ही साथ ड्रामेटिक फिल्मों जैसे एक रिश्ता जो कि 2001 में आई थी में अपनी अभिनय क्षमता को दिखाया था। सन 2002 में उन्हें अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खलनायक फिल्म अजनबी जो कि 2001 में आई थी में अभिनय के लिए दिया गया था। अपनी एक सी छवि को बदलने में इच्छुक अक्षय कुमार ने ज़्यादातर कॉमेडी फिल्में की। फिल्म हेरा फेरी जो कि 2002 में आई थी, मुझसे शादी करोगी जो कि 2004 में आई थी, गरम मसाला जो कि 2005 में आई थी और जाने मन जो कि 2006 में आई थी में हाथ से बने के लिए फिल्म समीक्षकों द्वारा उनकी प्रशंसा की गई। सन 2007 में वे सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगे जब उनके द्वारा अभिनीत 4 लगातार कमर्शियल फिल्में हिट हुई। इस तरह से उन्होंने अपने आप को हिंदी फिल्म उद्योग में एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। वह मार्शल आर्ट्स की शिक्षा बैंकॉक में प्राप्त करके आए और वहां एक रसोइया की नौकरी भी करते थे। वह फिर भी मुंबई वापस आ गए। वहाँ मार्शल आर्ट्स की शिक्षा देने लगे। उनका एक विद्यार्थी जो एक फोटोग्राफर था उसने उन्हें मॉडलिंग करने को कहा। उस विद्यार्थी ने उन्हें एक छोटी कंपनी में एक मॉडलिंग असाइनमेंट दिया। उन्हें कैमरे के सामने पोज देने के लिए 2 घंटे के 5,000 रुपये मिलते थे। पहले की तनख्वाह 4,000 रुपये प्रति महीने की तुलना में यह एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि वे क्यों मॉडल बने। मॉडलिंग करने के 2 महीने बाद अक्षय कुमार को प्रमोद चक्रवर्ती ने अंततः अपनी फिल्म दीदार में अभिनय करने का मौका दिया। अक्षय कुमार बॉलीवुड में अभिनय की शुरुआत 1991 की फिल्म सौगंध से की जो सराही नहीं गई। उनकी पहली प्रमुख हिट 1992 की थ्रिलर फिल्म खिलाड़ी थी। 1993 का वर्ष उनके लिए अच्छा नहीं रहा क्योंकि उनकी अधिकतर फिल्में फ्लॉप हो गई। फिर भी 1994 का वर्ष अक्षय कुमार के लिए बेहतरीन वर्ष रहा जिसमें खिलाड़ी के साथ में खिलाड़ी तो अनाड़ी और मोहरा जो साल की सर्वाधिक सफल फिल्मों में से थी। बाद में यश चोपड़ा ने उन्हें रोमांटिक फिल्म ये दिल लगी में लिया जो एक सफल फिल्म थी। उन्हें इस फिल्म के लिए सराहना मिली जिसमें वो एक रोमांटिक किरदार में थे जो बहुत ही अलग था। उनके एक्शन किरदार से उन्हें फिल्मफेयर और स्टार स्क्रीन उत्सवों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला नॉमिनेशन मिला। ये सारी उपलब्धियां अक्षय कुमार को उस साल का सफलतम अभिनेता बना दिया। 1995 में अपनी सफल फिल्मों के साथ वह खिलाड़ी श्रेणी के तीसरी फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी में अभिनय किया जो एक हिट फिल्म थी। वह खिलाड़ी श्रेणी के सभी फिल्मों में सफल रहे और फिर बाद के वर्ष में खिलाड़ी टाइटल के साथ फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी में अभिनय किया जिसमें उनके साथ रेखा और रवीना टंडन थी। यह फिल्म उस साल की सर्वाधिक सफलतम फिल्म थी। 1997 में यश चोपड़ा की हिट फिल्म दिल तो पागल है में मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई थी जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकन हुआ। उसी साल वे खिलाड़ी सीरीज के 5वीं फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी में हास्य भूमिका में नजर आए। खिलाड़ी टाइटल के साथ उनकी पिछली फिल्मों की तरह यह फिल्म भी हिट हुई और इस फिल्म की तरह उनका अगला खिलाड़ी नाम से रिलीज सारी फिल्में आने वाले साल में बॉक्स ऑफिस पर हिट होते चली गई। 1999 में कुमार को फिल्म संघर्ष और जानवर में उनके किरदार के लिए अच्छी सराहना मिली। सन 2000 में हास्य फिल्म हेरा फेरी में अभिनय किया जो हर लिहाज से सफल रही और इस फिल्म में उन्होंने अपने आप को एक एक्शन और रोमांटिक भूमिकाओं की तरह एक सफल हास्य रोल भी अच्छी तरह निभाया। उन्होंने रोमांटिक फिल्म धड़कन में भी काम किया और बाद में उसी साल उसे काफ़ी सफलता मिली। सन 2001 में फिल्म अजनबी में अक्षय कुमार ने एक नकारात्मक किरदार निभाया। उनकी फिल्म को काफ़ी सराहा गया तथा बेस्ट विलन के लिए पहला फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। फिल्म हेरा फेरी की सफलता के बाद अक्षय कुमार ने कई हास्य फिल्मों में काम किया जिनमें शामिल है आवारा पागल दीवाना जो कि 2002 में आई थी, मुझसे शादी करोगी जो कि 2004 में आई थी और गरम मसाला जो कि 2005 में आई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही और उनके अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार का दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार मिला।
अपने एक्शन, हास्य और रोमांटिक भूमिकाओं के अलावा अक्षय कुमार ने ड्रामाई रोल भी खूब निभाए, जैसे कि एक रिश्ता जो कि 2001 में आई थी, आंखें जो कि 2002 में आई थी, बेवफा जो कि 2005 में आई थी और वक्त जो कि 2005 में आई थी। सन 2006 में वह हेरा फेरी टाइटल से बनी दूसरी फिल्म फिर हेरा फेरी में अभिनय किया। पिछले फिल्म की तरह यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस में सफल हुई। बाद में उसी वर्ष सलमान खान के साथ रोमांटिक संगीत फिल्म जाने मन में अभिनय किया। इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था और आलोचकों से अच्छा रिव्यू मिलने के बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। फिल्म तो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी, परंतु एक शर्मीले और प्यारे व्यक्ति के रूप में उनकी तारीफ की गई। वो यह वर्ष हास्य फिल्म भागम भाग से समाप्त किए, जो सफल रही। वर्ष 2007 में अक्षय कुमार के लिए उनके करियर का इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सफल वर्ष रहा और बॉक्स ऑफिस के विश्लेषकों ने शायद एक अभिनेता के लिए 4 सीधे हिट और बिना किसी फ्लॉप के शानदार वर्ष रहा। उनकी पहली रिलीज नमस्ते लंदन आलोचनात्मक दृष्टि व कमर्शियल दृष्टि से सफल रही। आलोचक तरण आदर्श ने फिल्म में उनके प्रदर्शन के बारे में लिखा कि वे निश्चित रूप से फिल्म देखने लाखों दर्शकों का मन अपनी इस फिल्म के जरिए लेंगे। उनकी 2 अगली रिलीज है बीबी और भूल भुलैया दोनों बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हुई। उस वर्ष अक्षय कुमार के लिए आखिरी रिलीज वेलकम थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। ब्लॉकबस्टर का अवसर मिला तथा साथ में वे 5वीं लगातार हिट फिल्म देने वाले हीरो बन गए। उस वर्ष कुमार की जितनी भी फिल्में रिलीज हुई वह विदेशी बाजार में भी अच्छा प्रदर्शन किया। बॉलीवुड में रहने के दौरान अक्षय कुमार का नाम उनके साथ काम करने वाली कई अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया, जैसे रवीना टंडन, रेखा और शिल्पा शेट्टी। जाने माने कलाकार राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल खन्ना से 2 बार सगाई होने के बाद अंत में उन्होंने 14 फरवरी 2001 में शादी कर ली। उनके बेटे का नाम आरव है, जिसने 15 सितंबर 2002 में जन्म लिया था। वर्ष 2007 में मुंबई के एक जाने माने टेबलोइड समाचार पत्र ने एक खबर छापी कि उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई और वे घर से बाहर निकल गए हैं, एक होटल में रह रहे हैं। 26 जुलाई 2007 को पति पत्नी ने टेबलोइड को एक कानूनी नोटिस भेजा, जिसमें बताया गया कि यह अफवाह झूठी थी। अक्षय कुमार भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और युद्ध कला का कलाकार हैं। उन्होंने अब तक सैकड़ों हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है। उन्हें कई बार फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नॉमिनेट किया गया है और 3 बार उन्होंने यह पुरस्कार जीता है। सन 2007, सन 2011 और सन 2013 में उन्होंने वर्ष के पुरुष सितारे का स्टारडम पुरस्कार जीता है। वर्ष 2008 में बिंडसर विश्वविद्यालय ने भारतीय सिनेमा में उनके योगदानों के लिए कुमार को विधि में मादन डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। अगले वर्ष उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से पुरस्कृत किया। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए कुमार को द एशियन अवार्ड से नवाजा गया। नागरिक सम्मान के रूप में सन 2009 में पद्मश्री भारत सरकार द्वारा भारत का चतुर्थ सर्वोच्च नागरिक सम्मान इन्हें दिया गया। मानद डायरेक्टर सन 2008 में विधि में मानद डायरेक्टर कनाडा के ओंटारियो में स्थित बिंडसर विश्वविद्यालय ने उनके फिल्मों में और सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया। सन 2004 में राजीव गांधी पुरस्कार बॉलीवुड में उत्कर्ष उपलब्धि के लिए इन्हें दिया गया। सन 2009 में फिक्की फिक्की फ्रेंड्स भारतीय सिनेमा में उनके योगदानों के लिए दशक के सर्वश्रेष्ठ मनोरंजनकारी का पुरस्कार दिया गया। एशियाई पुरस्कार में सन 2011 में इन्हें सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया गया था। एशियाई पुरस्कार में सन 2009 में सिंह इज किंग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एशियाई फिल्म पुरस्कार इन्हें नॉमिनेट किया गया था। फिल्म फेयर पुरस्कार सन 2002 में अजनबी में खलनायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था। सन 2006 में गरम मसाला के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता पुरस्कार इन्हें दिया गया था। 1995 में ए दिल्लगी के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार इन्हें नॉमिनेट किया गया था। 1998 में दिल तो पागल है के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया था। सन 2005 में खाकी के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया था। सन 2005 में मुझसे शादी करोगी के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता पुरस्कार इन्हें